कुछ दायित्व है। भारत के उत्तर में बसा हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण व संवेदनशील राज्य है। पर्वतों व नदियों के खजाने से परिपूर्ण देवभूमि की सुंदरता देखते ही बनती है। पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के छात्रों द्वारा अपने शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के साथ पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए जाने का अभिनव प्रयास किया गया है, जिसके तहत छात्रों द्वारा सैर सलीका अभियान के तहत पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता रखने का संदेश दिया जाता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस पर बड़ी संख्या में शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा अनेक कार्यशालाओं का आयोजन तो किया ही जाता है, साथ ही ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं और आग को बुझाने में सहयोग करने के लिए ग्रामीण लोगों को जागरूक करने की पहल भी विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर की जाती है। कुछ इसी तरह के सामूहिक प्रयासों से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण से हमें और हमसे पर्यावरण। आओ मिलकर संकल्प लें कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर इसे बचाने का प्रयास करें। I wish a very good morning to the distinguished dignitaries, delegates, professors, and all other participants. I, Neha Chauhan, heartily welcome you all to this auspicious celebration of Environment Day, which is being organized by Dean Student Welfare, Hemwati Nandan Bhogana, Gadwal University. इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले मैं पर्यावरण के संदर्भ में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। पर्यावरण को बचाना हमारा ध्येय हो, सबके पास इसके लिए समय हो। पर्यावरण अगर नहीं रहेगा सुरक्षित तो हो जाएगा सब कुछ दूषित। पर्यावरण दिवस मनाने का अहम उद्देश्य पौधारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण भी है एवं पर्यावरण का संरक्षण भी है। धन्यवाद। Now, kindly let me please present a brief of the dignitaries present among us and will be joining us soon. We are really fortunate to have amongst us our Dean Student Welfare, Professor M.S. Negi sir, and Professor B.P. Nathani sir, and ADSW, Professor R.S. Pandey sir. And our eminent speaker for the day, Professor D.R. Prohit sir, Professor S.C. Baguri sir, Professor Y.P. Sundrial sir, and Professor R.K. Makuri sir. I again welcome you all, sir. Also, very soon, our Honorable Vice Chancellor, Professor Annapurna Nautiyal ma'am, will be joining us. Also, I welcome the participation of NCC and the NSS students. Now, I would like to introduce the convener of this event, Professor M.S. Negi sir. Sir is currently the Head Department of Geography in HNP Gadwal University and also Dean Student Welfare. Every year, Geography Department observes environment concerned events through the activity-based seminars and webinars under his constant guidance and support. With this brief introduction, I now invite Professor M.S. Negi sir to the podium and request him to provide a welcome address. It's over to you, sir. विश्व पर्यावरण दिवस पर
आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुख्यनंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के आज विश्व पर्यावरण दिवस 2022 को आज विविध कार्यक्रमों के साथ ही इसको बहुत ही उत्साहजनक ढंग से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में मैं माननीय हमारे इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल मैम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जो इस कार्यक्रम में उपस्थित किए हैं और जिनके मार्गदर्शन से हम आज इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं। वो लगातार उनका मार्गदर्शन हमको इस कार्यक्रम के लिए मिलता रहा है और विभिन्न जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं उनके लिए आपका लगातार हमको इसी तरह का मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहता है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानित और बहुत ही मैं इस विश्वविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रोफेसर पुरोहित साहब जो केवल विभागाध्यक्ष पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी नहीं रहे बल्कि आपका लोक संस्कृति पर केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपका नाम प्रसिद्ध है। आज आपका भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रोफेसर आर के मैकुरी जो विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान विभाग है, आपका बहुत लंबा अनुभव है पर्यावरण के क्षेत्र में, आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। प्रोफेसर वाई.पी. सुंदरियाल जो बहुत ही प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता हैं, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। हमारे इस विश्वविद्यालय में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और बहुत ही पर्यटन के क्षेत्र में जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं प्रोफेसर बागड़ी, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य नियंता प्रोफेसर बी.पी. नेथानी, हमारे EDSW वरिष्ठ प्रोफेसर आर.एस. पांडे साहब, यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मासकॉम के छात्र तथा अरुणा और राजेंद्र, हमारे इस टेक्निकल टीम को जो सपोर्ट करें लोकेश, अरविंद, भक्ति साहब, जितने भी उनकी टीम के सदस्य हैं, हमारे NSS, NCC, पर्यावरण विज्ञान विभाग और इसके साथ जो अन्य जो हमारे छात्र के छात्र हैं, उन सबका जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम था, सुबह से लगातार हमारा यहाँ पर ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। 3 दिन से ये कार्यक्रम है, पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से 3 दिन से ये कार्यक्रम यहाँ पर विश्वविद्यालय में चल रहा है। पहले हमने सेकंड डे 3 तारीख को संपन्न किया है, उसके बाद कल हमारा यहाँ पर कार्यक्रम जो ये ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंपटीशन था, वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। इसके साथ साथ आज सुबह परिसर की साफ सफाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम छात्रों के माध्यम से संपन्न कार्यक्रम हुआ है और आज इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित है। और एक कार्यक्रम यहाँ पर जो भूगोल विभाग का जो सेमिनार हो रहा है, वहाँ पर भी कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर स्थान की कमी थी, जिस कारण से सबको यहाँ पर एकोमोडेट करना संभव नहीं था, इसलिए उसको 2 पार्ट में किया गया है। मैं पुनः और बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन मोड में भी देखते हैं, जो हमारा फेसबुक का और जो हमारे यूट्यूब का चैनल है उसके माध्यम से लाइव देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत अधिक मैं कहती हूँ केवल क्योंकि एक यहाँ पर हमारे बहुत मुख्य वक्ता है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं बाद में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि इस समय हमारे कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा मैम को क्योंकि दूसरे कार्यक्रम में उनको सम्मिलित होना है, तो मैं प्रोफेसर अन्नपूर्णा मैम कुलपति गढ़वाल विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय परिवार की जो मुख्य है, मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें हमारा सब इस कार्यक्रम में। मैं प्रोफेसर अन्नपूर्णा लोटा, तो मैं ये नेहा से अनुरोध करूंगा कार्यक्रम को सुनने। थैंक यू सो मच सर।
Moving forward, now I would like to take this privilege of introducing the patron of this event, Honorable Vice Chancellor Professor Annapurna Nautyal ma'am. It's indeed a pleasure to introduce to all of you the patron of this event. Professor Annapurna Nautyal ma'am is the Vice Chancellor of HNB Gadwal University before taking over as Vice Chancellor. Ma'am was a professor of political science. Ma'am has held many administrative and academic positions like Head of Department, Coordinator of UGC SAP DRS Program, Director of Women's Studies Center, Coordinator of Community Development Cell, and Unnat Bharat Abhiyan and Anti-Discrimination Cell of the University. Ma'am is also a distinguished visiting scholar in the Department of Public Affairs, Governance, and International Relations of George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Ma'am is a widely traveled person and has delivered invited lectures on India's foreign policy, Indo-US relations, emerging world order, and women issues in various universities of India and abroad as well. With this brief introduction, I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Annapurna Nautyal ma'am, to kindly grace the event with your kind words. It's over to you, ma'am. Thank you. Brief introduction. Yeah, thank you. Thank you so much. I hope I am audible. Am I audible? Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, can you hear me? Yeah, okay. So, a very good morning to all of you. And I am really very happy to see that the World Environment Day, the theme of which is One Earth, is being celebrated with great spirits and enthusiasm by our university, and that too under the able leadership of Professor Mahavir Singh Negi, DSW. Here, I would also like to say that the dedication, the devotion, and the excellence which I have seen in Professor Mahavir Singh Negi is exceptional. He works so hard for the institution, and also he has worked very hard for celebrating this very important day. And for the last 3 years, for the last 3 days, various programs are going on, although these are continuous activities of the university. But to celebrate the World Environment Day, these programs are being conducted by the DSW board for the benefit of not only of the students but all the public. So they started with painting competition, drawing competition, and the Department of Environmental Science was also involved in this, and many other departments also organized this event to increase the awareness among the young students, because they will be the brand ambassador of saving our earth, one planet to which we belong, and where only the human life can sustain and survive. They also did the bicycle rally, and it is not only symbolic, but it gives a message that if it is possible in our campuses, we should use only bicycles, not the motorcycles, for which some of the students they find that it is very thrilling that if we go in a great speed, we will be doing something excellent. But that is not excellent because it definitely harms our environment. So bicycle is the best way, and earlier times when motorcycles and scooters were scarce commodity, we used to bike. And this biking is not only good for environment but for the human body also. So we should adopt it in our day-to-day life. And I would like to see our students using this practice throughout the year, not just to celebrate the environment day. They also
in the morning, there was a huge plantation drive which was conducted by the DSW board, the proctoral board, and all other students, and they planted the trees in our campus. Here, my request will be to please look after these plants as these are your babies. You have planted them in the form of sapling, and you would be very happy to see them growing, because every parent always feels very happy when they see their children growing. So thus the same spirit can be shared with the plants, with the saplings. When they grow, it gives a sense of very it gives a sense of pleasure or relaxation, that this tree, this sapling was planted by me, and now it has grown up, and it's giving everything to us, not taking anything from us. So this should be the spirit which should be spread through this plantation drive, and I congratulate all of them who participated in this plantation drive. And as Professor Mahavir Singh Negi indicated, that there would be very good speakers in this World Environment Day webinar, which includes Professor R.K. Makuri, who is a known environmentalist and one of the highest uh, highest publisher on the Himalayan issues in whole of the world. And then we have Professor D.R. Purohit, who is uh, I would say that the culture, the folk lore of Uttarakhand is reflected in Professor D.R. Purohit. And he is the man who has spread it throughout the world. And everyone has become curious to know the folklores, the folk culture, folk traditions of Uttarakhand. And there are many students who are being guided by him. Then we have Professor Y.P. Sundaryal, who is a renowned geologist and very hardworking person. Very few people are like him, that they work so hard for the institution, not only for the institution, but for their students also. And they can take an extra mile to be there for their students. Then we have Professor S.C. Bagdi, who has immense knowledge on the tourist sector, and he has also nurtured many students who are serving not only our university but other universities also. And we have a very efficient proctoral board being led by Professor Bhanu Nathani, and the DSW board led by Mahavir Singh Negi, and there are various other faculty members and students. So I, on behalf of the HNB Garhwal University, extend a very warm welcome to each one of you, and also give my best wishes and greetings on the occasion of this uh, World Environment Day, and particularly to celebrate the theme Earth. And this is very, very significant from the Indian knowledge system, Indian traditional system, that whenever we do any religious activity or any spiritual activity, we just worship the earth first. And we say, Bhumi Devo Bhav, means earth is giving us everything. We are earning everything from the earth. The food which we eat is from earth. The fruits which we eat is from the earth. The air in which we breathe, they come from the trees, and they are also part of earth. The soil in which our food is grown is part of earth. So earth is very important for us. So earth, if we take the E from earth, it is earned for the welfare of the society. We have to look into this angle from our spiritual past, from our heritage, from our culture, which is reflected through our Vedas, through our religious scripts, and we worship the earth due to this reason. Then, if we take the word A, it becomes very important, because it allows us to make an assessment of our activities which we are doing for for the nation, for the institution, for ourselves, and then assess what we are doing.
the impact of our activities. Are we creating any kind of loss, or are we harming the atmosphere, the surroundings, the nature, the earth? So, this is also very important that we have to assess every action which is being taken by us. Then comes R, and R is also very significant and very, very meaningful. R reflects resources. We have to make an assessment of the resources, that how far these resources are going to support us. All the resources belong to earth, because earth is only living planet where human beings can live. In the earth there are every uh, in earth there is everything which is necessary for our survival. Water is there, food is there, air is there. So these resources are not unlimited. This is the message which every year we get from the World Environment Day. So my point is that we should not be celebrating the environment just on 5th of June. Rather, we should make an assessment that what we are doing with our resources. Like recently, there were pictures from Kedarnath coming out, and we could see ourselves that how much garbage people have left there. And Kedarnath Dham, which is so religious, so spiritual, and which gives a very good source of earning to our local people, our small time vendors, etc. And if this kind of activities will keep on happening in such kind of places, our resources will decline, and the places of worship will not be that spiritual, will not remain spiritual for long. So resources we have to use, but with precision. It's not like that we have rivers so we can misuse the water. We should only use the water which is necessary for our day to day living. And we should also think about others who are not getting sufficient water. The same thing goes about other resources also. So, use of resources with precision is also one indicator of earth. And then trust. T comes for trust. This is trust in your capacity, trust in your capability, trust in your concepts, and also trust in your work or your deeds which you are doing towards the Mother Earth. Because Earth is always said as Mother Earth, Dharti Ma. We always praise Dharti as Mother. So we should have a trust that Earth is not going to create any kind of harmful impact on us unless and until we will not be able to control our habits. And last, H, honesty. We have to be honest to our efforts, and this is very important for us. Then only we can talk about one earth, then we can only talk about World Environment Day and also about saving the earth. So, with these remarks, I would like to say my thanks to everyone, and also I would like to extend my good wishes to everyone for World Environment Day, and also request that please celebrate this day every day, and just probe into what you are doing. Just probe into what kind of activities are beneficial and what activities are not beneficial for you. So thank you very much, Professor Mahavir Singh Negi, for organizing this, and thank you everyone for listening to me. I do not know whether I am audible or visible to anyone or not, but I am very thankful to everyone. So I am done. Thank you. मुझे कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं.
Hello. Gratitude to our Honorable Vice Chancellor, ma'am, for gracing the event with her glorious presence and kind words. Thank you again, ma'am. So I think I could be seen, and you heard me also, right? Now, first and Because I foremost, I'll take the privilege to introduce Professor D.R. Prohit sir. Professor okay. D.R. Prohit sir is widely known for his contribution for the folk culture of Uttarakhand. Sir has been a theatre performer. Gratitude to our Honorable Vice Chancellor, ma'am, for gracing the event with her glorious presence. So I think I could be. सुनो वहां से चले जाना बोर्ड है ना कॉर्नर जाके दीवार में चिपक जाना कंधे पे रख लेना So I think I could be seen, and you heard me also, right? Now, first and foremost, I'll take the privilege to introduce Professor D.R. Prohit sir. Professor D.R. Prohit sir is widely known for his contribution for the folk culture of Uttarakhand. Sir has been a theatre performer. Professor D.R. Prohit sir is widely known for his contribution for the folk culture of Uttarakhand. Sir has been a theatre performer. Professor D.R. Prohit sir is widely known for his I'll take the privilege to introduce Dr. D.R. Prohit sir. Dr. D.R. Prohit sir is widely known for his contribution for the folk culture of Uttarakhand. Sir has been a theatre performer working on and experimenting upon the arts and culture of Uttarakhand region for the last 25 years. Sir has taught almost all the courses in English literature and have been an active member of the academic activities of our esteemed university. Today, Sir will be enlightening the participants about the interrelation of folk and environment. With this concise introduction, I request Professor D.R. Prohit sir to kindly come upon the podium and address the gathering. Thank you, Neha, for inviting me here. I'll be using all the mediums, English, Hindi, and Gadwali. Excuse me. I see such many students sitting there from Northeast. How many of you do not understand Hindi? Please raise your hands. How many of you do not understand Hindi? Please raise your hands. None. So I'll be very comfortable with Hindi language. So, Adaniya DSW Professor M.S. Negi, Professor R.K. Makuri, जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपे हुए साहित्य का कुछ हिसाब ही नहीं है इतना ज्यादा भी मैडम ने कहा कि सबसे ज्यादा उन्होंने हिमालय के इन्वायरमेंटल इश्यूज पे लिखा है प्रोफेसर सुंदरियाल जो इसमें दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज पे स्टडी कर रहे हैं जो है glaciers are withdrawing, they say glaciers are going back. Big challenge for the entire world, for the humanity. Not only for the humanity, for the entire gamut of living beings. प्रोफेसर बागड़ी हैं जो टूरिज्म के भीष्म पिता में है उत्तराखंड में वो भी आएंगे अभी उस पे प्रोफेसर नथानी यहाँ पे बैठे हैं बड़े हमारे बहुत अच्छे ज्योग्राफर हैं बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं प्रोफेसर पांडे is there a man who is thinking upon the commercial management of the environment
or is thinking about the prevention of exploitation and commercial terms of the environment. So, और प्यारे विद्यार्थियों, असली श्रोता तो तुम हो, ठीक है। महाभारत में लिखा है कि सतता सुलभा राजन पुरुषा प्रिय वादिना अप्रियश्च अपथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभम। ये ऐसी चीजें हैं जिनके वक्ता और श्रोता भी दुर्लभ है, पर्यावरण के बारे में सोचने वाले, बोलने वाले, ठीक है। May I start with a common uses, common adders of the common sense. What is the common sense? Your eyes cannot see what your mind doesn't know. आपके सामने एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की फोटो रखी जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या होता है। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग? क्योंकि आपके दिमाग नहीं जानता उससे, और डॉक्टर एकदम पढ़ देता है यहाँ पे स्पॉट है, और हम जब देखने लगते हैं हमको लगता है पूरे एक्सरे में स्पॉट ही स्पॉट है। Your eyes cannot see what your mind doesn't know. अब जब आप लोगों को you are being sensitized about the significance and importance of culture, your mind has started learning the significance, the value, the importance, or you have become you're getting oriented, you're getting trained in a certain kind of thought process that environment is very important. ये भी क्या है? कल्चर। इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड जो ग्लोबल रियो समिट हो रहा है, या उसमें स्विट्जरलैंड में कौन सा हुआ था प्रोफेसर साहब? बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट जो समिट हुआ था, ग्लोबल समिट एनवायरनमेंट है, स्टॉकहोम में जो हुआ, स्वीडन में 1972 में हुआ था। जब से ऐसे समिट होने लग गए, एक तरह की कल्चर पूरी दुनिया में फैलने लग गई है, जो कल्चर क्या कह रही है कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं छोटा था तो जो जंगल में पेड़ होते थे ना, मैं अपना जो थमाला होता था ना, थमाला, उसे काटने में मुझे मजा आता था। मैं नहीं जानता था इसका क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस, मेरे दिमाग में नहीं था। अब मेरे दिमाग में आ गया है, तो मैं हर पेड़ के बारे में सोचता हूँ, हर पौधे के बारे में सोचता हूँ। किसी इलाके से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे जंगल दोबारा कितना बड़ा हो गया। हमारे गैस के सिलेंडर के, एलपीजी गैस के आने के बाद जंगल दोबारा जीवित हो रहे हैं पहाड़ों में, हरियाली बढ़ रही है। आप लोग देखिए, आप लोगों को एनवायरनमेंट, जब तक हमको मालूम नहीं था, ये जो कूड़ा जहां भी केला खाया और बस की खिड़की से ही डाल दिया, कोई भी कागज है बस की खिड़की से, कार की खिड़की से ही डाल दिया। लेकिन जब हम लोग उसके प्रति सचेत होने लगे कि कूड़ा ऐसा नहीं फेंकना है, तो मैं जब कुछ नहीं होता तो कूड़ा अपनी जेब में रख देता। अब जहां पे जगह मिलेगी वहां पे मैं कूड़ा फेंक दूंगा, क्योंकि आप लोग भी धीरे धीरे ऐसे ही संवेदनशील होते जा रहे हैं। क्योंकि कूड़ा ये कल्चर है, इसे क्या कहते हैं? कल्चर। मैं आज आप लोगों के बारे में जो मुझे कहा गया है, आई हैव टू टॉक ऑन द कल्चर एंड इकोलॉजी ऑफ द सेंट्रल हिमालय। व्हाट इज द सेंट्रल हिमालय? उत्तराखंड को हम सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, प्रोफेसर सुंदरियाल, इसको सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं पूरे को। तो सेंट्रल हिमालय की कल्चर और इकोलॉजी क्या है, इस पे मुझे बोलना है। इसलिए मैं शुरू में आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि कल्चर और इकोलॉजी का क्या संबंध है। इकोलॉजी क्या है? जब आप एक गांव बसाते हैं या एक शहर बसाते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको जमीन चाहिए होती है, फिर जमीन के बाद क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। पानी के बाद क्या चाहिए होता है? सड़क चाहिए होती है। सड़क के बाद क्या चाहिए होता है? बिजली चाहिए, ठीक है। फिर आपको चारों तरफ थोड़ी खेती चाहिए। खेती के साथ साथ क्या चाहिए? पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए, ठीक है। और जब सब कुछ बस जाता है तो पहाड़ के लोग चाहते हैं, एक जानते हैं कि भूमियाल देवता चाहिए। क्या चाहिए? एक भूमियाल या भूमियाल देवता चाहिए, गॉड ऑफ लैंड, गॉड ऑफ लैंड। इसलिए जब आप उत्तराखंड में घूमेंगे तो हर गांव में आपको एक भूमियाल देवता मिलेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की है मैंने भूमियाल पे, प्रोफेसर मैकुरी। जिस आदमी पे गांव में भूमियाल देवता अवतरित होता है, समझो गांव का सबसे पुराना मवासा है, सबसे पुराना परिवार।
भूमियाल उसी पे आता है जो सबसे पुराना परिवार है, सबसे सीनियर परिवार है। और भूमियाल इतना पावरफुल देवता है, उसके बिना राजा भी आपकी धरती के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर भूमियाल ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा इस गांव में, तो नहीं आ सकता। ठीक है। जौन सा बाबर में 4 महासु हैं, 14 महासु, 14 महासु, भाषिक और प्रवासिक, उनकी इजाजत अगर प्रवासिक ने कह दिया फला फला आदमी एमएलए के इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, वो खड़ा अगर हो भी गया तो नहीं जीते। ये भूमियाल की महिमा है सर। ब्रह्मांड फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में आज विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है, हमारे गढ़वाल का, वो भूमियाल के लिए समर्पित है। राम कथा तो उसमें बाद में आई, लेकिन किसके लिए समर्पित है? भूमियाल के लिए। अब जरा उसमें रम्मान टाइप करिए, जो मेरा दूसरा फाइल है उसको खोल के रखिए प्रभु, वो दूसरी फाइल भी खोल के रखिए। एक वीडियो है रम्मान का। क्या शुभ नाम आपका? सूरज जी है। जो दूसरी फाइल है उसमें देखिए रम्मान आएगा आपको। रम्मान आपको मालूम है एक विश्व धरोहर घोषित हो चुकी है। उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर हैं, एक है नंदा देवी बायोस्फीयर और दूसरी विश्व धरोहर है ब्रह्मांड परफॉर्मेंस। एक एक टेंजिबल हेरिटेज है और दूसरी नहीं खुल रहा क्या, उसको खोल के रखे दोनों फाइल। एक एक टेंजिबल हेरिटेज है और एक इंटेंजिबल हेरिटेज। मैं आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज बहुत साधारण सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं। एक चीज मुझे विद्यार्थियों में एक बहुत बड़ी खलती है। आप लोग मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से, भाषा भी कल्चर का एक कंपोनेंट है। ज्यादातर लोग आजकल विद्यालय को विद्यालय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विद्यालय। विद्यालय नहीं है भाई, ये क्या है? विद्यालय है। दो पे और लगा हुए, दो पे और नहीं लगा हुआ है। सारे के सारे बड़े पढ़े लिखे लोग भी विद्यालय बोल रहे हैं। भाषा सही हो, भाषा का अनुशासन बहुत जरूरी है। भाषा का अनुशासन नहीं है तो जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, कहीं पे कुछ भी बोल दो। पूरी दुनिया में ये दंगे फसाद, ये घपले सपले सब भाषा की वजह से हो रहे हैं। ये भाषा भी कल्चर का एक अंग है। और वेदों में लिखा है कि अगर आप सही समय पर सही भाषा का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप विश्व विजेता हो सकते हैं। आप लोगों ने कुमार विश्वास को सुना है कभी? इस वीडियो को प्ले करिए तो। ये भूमियाल है, भूमि का देवता है। और एक नहीं 1000 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी ने, हमारे वाइस चांसलर ने कहा सब कुछ इस धरती से आएगा। मेरे चश्मे का कांच भी धरती से आता है, कंप्यूटर के चिप भी धरती से आते हैं, खाना तो आता ही है, जूतों का रबर भी धरती से आता है। कौन सी चीज है जो धरती से नहीं आती है? इसलिए गांधी जी ने कहा था इस धरती को बचाए रखो, इस धरती को कम से कम इसका इस्तेमाल करो, इसकी चीजों का। आज हम लोग सोचते मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए, जितना हो सकता है। घर में एक घर में मैं देखता हूँ 50-50 शर्ट, 50-50 सूट्स पड़े हैं, जूते अलमारी में रखने की जगह नहीं है। ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो। उनका वो प्रसिद्ध कोट है कि इस धरती पे दिस अर्थ कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ all the human beings who are living on this earth, but it cannot do, क्या exactly क्या है? But it cannot cater to the greed of even a single individual. एक आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है धरती, लेकिन नीड पूरी दुनिया की नीड्स की पूर्ति कर सकती है। ये आप लोगों को एनवायरनमेंट का यही मैसेज हम लोग देना चाहते हैं आप लोगों को। तो बच्चों एक वो जरा थोड़ा वो जरा पांडव दबाइए, कहीं पे पांडव होगा है क्या?
कोई पहचान रहे हैं इसको? आप खड़ा करिए। पांडव ने तो कहाँ का बेटी का और कांडे का है, मंदाकिनी घाटी में। मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे कल्चर और इकोलॉजी पे बोलना है, तो हर चीज कल्चर की इकोलॉजी से संबंधित है। आपको मालूम है पांडव लीला क्यों होती है? दो कारण है। एक तो कारण है हमारे यहाँ के जितने क्षत्रिय हैं वो ये मानते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। मानते नहीं मानते हैं, इसलिए पांडवों का वंशज होने के नाते हर गांव में जब भी पांडव नृत्य कहीं भी होता है, ये होता है ग्वालदम से और अराकोट के बीच, कुमाऊं में भी नहीं होता है, हिमाचल में भी नहीं होता है। जहां भी पांडव नृत्य होगा वहां एक इवेंट जरूर होगी, उसको कहते हैं गैंडा या गैंडी। सुना आप लोगों ने? तो गैंडा ये इसलिए किया जाता है कि पांडवों का हम श्राद्ध करते हैं, हमारे क्षत्रिय लोग पांडवों का श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध के लिए गैंडे की नाक के बाल या खाल चाहिए। जो पवित्री होती है ना, यहाँ पे बांध के तस्मै स्वाहा तस्मै स्वधा करते हैं, नहीं है, भीष्म तर्पण करते हैं, देव तर्पण करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, मनुष्य तर्पण करते हैं, उसमें एक पवित्री बांधी जाएगी प्रोफेसर नेतानी, और जिसमें से दूध दूध सब गिराया जाता है, तर्पण किया जाता है। तर्पण करने का अब आप देखिए, एक तरह का इंडिया में एक कॉलोनाइज्ड माइंड सेट चला गया सब बच्चों में, आज तक चला गया, सस्पेक्टिंग एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट इज आवर ट्रेडिशन। You suspect, you start suspecting, you start questioning everything that is there in our tradition. ये this is not the fact. आप उसका दुनिया में 5 लाख इंटरप्रिटेशंस हैं रिचुअल्स के, 5 लाख से नहीं ज्यादा। आप उसमें ये पूछिए होता क्यों है? आप हर श्राद्ध पक्ष पे अपने पितरों का स्मरण करते हैं, पता ही नहीं है, पिताजी के बाद दादाजी का नाम याद है, दादाजी से परे किसी को मालूम ही नहीं है, दादी का नाम दादी से ऊपर किसी को मालूम ही नहीं है। लेकिन पितृ तर्पण में आपको पिता, ठीक है, पितामह प्रपितामह, माता मातामह मातामही प्रमातामही। तो आपको बहुत सारे लोगों को अपने नानी और नानी के पीछे किसी को याद नहीं, लेकिन हम इतिहास को याद करते हैं। और आखिर में होता है भीष्म तर्पण, ठीक है, भीष्म तर्पण होता है। भीष्म हमारा पूर्वज है जिसने इस देश की परंपराओं को जमीन पे दिशा दी है। तो गैंडे की नाक का जो बाल होता है वो लाया जाता है, खाल लाई जाती है, और जो लाता, बहुत बड़ी कथा, बहुत बड़ी इवेंट है। और गैंडे की नाक का साइंटिफिक क्या सिग्निफिकेंस है प्रोफेसर मैकुरी? जो बाल होते हैं और नाक होती है, साइंटिफिक प्रॉपर्टी क्या क्या कहते हैं उसको? इट इज एफ्रोडाइसियक, इट इज aphrodisiac. Aphrodisiac means it has the same kind of functions which your latest Viagra has. ठीक है, इसलिए ताकि मानवता, मनुष्यों की पीढ़ियां आगे बढ़ती रहें, ये प्रतीक है। इसलिए गैंडे के बाल और गैंडे के नाक की खाल से तर्पण किया जाता है। तो पांडव लीला एक तो इसलिए की जाती है, और दूसरे पांडव लीला क्यों की जाती है? अगर पूरे इलाके में खुरिया हो जाए, खुरिया जानते हैं? फुट एंड माउथ डिजीज, हूफ एंड माउथ डिजीज। जब जानवरों को ये डिजीज हो जाती है, पैरों की फुट एंड माउथ डिजीज, तो कहते हैं कि पांडवों का दोष हो गया। तो गायों भैंसों को ये होता है तो कहते हैं पांडवों का दोष हो गया। इकोलॉजी है या नहीं है? इकोलॉजी क्या है? गाय भैंस हमारी इकोलॉजी का पार्ट है। लेकिन आज आपकी नई पीढ़ी इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है, क्या हमारी पीढ़ी भी इतनी बेकदरी गायों की हो रही है? श्रीनगर के बाजार में, हर बाजार में हो रही नहीं हो रही है। एक जमाने में हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक इकोलॉजी, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द कैटल।
गाय पे आधारित थी, भैंस पे आधारित थी, बकरी पे आधारित थी, मुर्गों पे नहीं थी। आजकल मुर्गे ऊपर आ गए, ठीक है। बकरी पीछे चली गई, मुर्गे ऊपर आ गए, ठीक है। और मुर्गों से एक पॉलिटिकल इकोलॉजी भी पैदा हो रही, ठीक है। जब इलेक्शन होता है तो 100 किलो का मुर्गे का बलि दी जाती है, ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए। आप लोग जानते हैं 100 किलो, 200 किलो, 150 किलो। तो ये गाय की जो इकोलॉजी है, ये बहुत बड़ी इकोलॉजी थी, गाय भैंस की, बकरी की। वो इकोलॉजी हमने रिप्लेस कर दिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हम जाएंगे कहाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रोफेसर मैकुरी, तो साइंटिस्ट, द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैव मेड अ फोरकास्ट दैट बाय 2025 or 2030 India will face a very miserable food crunch, ठीक है। खाने की कमी आने वाली है। अभी जो भारत ने गेहूं रोक दिया, उसके एक्सपोर्ट करने से पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। तो 2030 में आने वाला है ये खाने का। और मैं हमेशा कहता हूं, हमको ये जो इकोलॉजी है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इमेजिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में दुश्मन ने बम गिरा दिया तो कुछ पता नहीं चलेगा। आपको बैंक के खाते का पता नहीं चलेगा, आपकी पेंशन का पता नहीं चलेगा, ठीक है, किसी चीज का पता नहीं चलेगा। फिर आपको गांव में जाके 2 महीने में जो खाद्यान्न पैदा होता है, मक्का होता है ना सबसे जल्दी, 2 महीने में वो बोना पड़ेगा खाने के लिए, जो हमारे पूर्वजों ने शुरू से किया था, बकरियां पाली थी। रिमेम्बर, ये जब मैं इकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एक तीसरा और वीडियो है डॉक्टर साहब, वो आई कैन नॉट सी इट फ्रॉम हियर। एक बगडवाली का वीडियो चले, बगडवाली। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या होता है हमारे रिचुअल्स और डांसेस और परफॉर्मेंसेस में, और उसकी इकोलॉजी कहाँ से जुड़ी हुई है। देन आई विल कम टू द एनालिटिकल डिस्कशन। जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। बगडवाली देखिए, BAG। नहीं, ये तो बाघ का है। बाघ तो चले ही, इसको भी बाघ चले, इसको भी कोई बात नहीं। ये देख क्यों नहीं रहा है? राकेश सर को कॉल करो आप अपने वाले से। कोई पहचान सकता है यहाँ पे? कोई उड़ीसा का बच्चा है, इधर बंगाल का है? एनीवन फ्रॉम बंगाल और उड़ीसा? हमारी हर परफॉर्मेंस में बाघ है। हर परफॉर्मेंस में क्या है? जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, बाघ है। बाघ इज वेरी सेक्रेड टू अस। थैंक यू सूरज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी परफॉर्मेंसेस में सब कुछ है। हमारे वाइल्ड एनिमल के प्रति रिस्पेक्ट है, पेड़ों के प्रति रिस्पेक्ट है, ठीक है, गायों के प्रति रिस्पेक्ट है, अन्न के प्रति रिस्पेक्ट है। ये हमारी इकोलॉजी है। और ये एटकिंसन ने लिखा था प्रोफेसर साहब कि यहाँ अकाल पड़ गया था 12 साल का, गढ़वाल में, उसी ने लिखा था ना। 12 साल का अकाल पड़ गया था, लोग भूख से मर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने घर के अंदर का बीज नहीं खाया। लोग मरे हुए मिले एक घर में, लेकिन जो उसके अंदर जो उन्होंने धान का बीज रखा था या दूसरी चीज का बीज रखा था, वो नहीं खाया। भूख से मर गए, क्योंकि उनको ये होप थी कि हम दोबारा इसको बोके अन्न पैदा कर सकेंगे। और एक इकोलॉजी थी, यू कैन बेटर स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। बारहनाजा का हमारा इकोलॉजी थी, एग्रीकल्चरल इकोलॉजी क्या थी? बारहनाजा, बारहनाज बो, ठीक है, जमोरा भी बो, कोदा भी बो, धान भी बो, दाल भी बो, फला भी बो, फला भी बो। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा हो गया, तीसरा फेल हो गया तो चौथा हो जाएगा। आपको खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। एक बार मैं अपने गांव में गया तो लोगों ने, खेतों में कुछ नहीं हुआ, एक वो कोदे जैसा बीज पड़ा। मैं, ये क्या हो गया भैया? कह रहे इस साल सिर्फ जख्या हुआ। जख्या जानते हो तुम? जख्या का तड़का होता है, जख्या ही हुआ इस साल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो आप गांव की इकोलॉजी की बात करते हैं, मैं अब उस पे आ जाइए,
सूरज जी, जो मेरा जो पावर पॉइंट है उससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इकोलॉजी और कल्चर का सीधा सीधा संबंध है। आप सोचेंगे कल्चर में, इकोलॉजी में कल्चर कहाँ से आ गए? कल्चर प्रोफेसर मैकुरी ने जीवन भर यही काम किए हैं, कल्चर में इकोलॉजी कहाँ से आ गए, इकोलॉजी में कल्चर कहाँ से आ गए? ठीक है, ये जो है हमारी इकोलॉजी से ही कल्चर निकलती है। कल्चर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है सबसिस्टेंस पैटर्न। व्हाट इज योर सबसिस्टेंस पैटर्न? एक जमाने में हम खेती बाड़ी करते थे, एग्रो पेस्टोरल। ठीक है बच्चे, एग्रो पेस्टोरल क्या हुआ? खेती और गाय भैंस बकरी वाला काम करते थे, नहीं करते थे? तो हमारी कल्चर वैसी थी। बकरियों के देवता थे हमारे, कौन थे? कोई बता सकता है बकरियों के देवता? सोमेश्वर। बकरियों के देवता सोमेश्वर है। गायों के देवता कौन है? सेम के नागरजा है। भैंस के देवता कौन है? सेम के नागरजा है। एक लड़का या भुनका वगैरह का कोई लड़का है, भुनका की तरफ का, हरियाली की तरफ का। जंगलों में भादों के महीने में एक उत्सव होता है, खिरोट। भैंसे होते ना जंगलों में, पूरा दूध जमा करके रखते हैं और जन्माष्टमी के दिन उसकी खीर बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खीर खाते हैं। खिरोट किससे संबंधित है? जानवरों से संबंधित। खेती बाड़ी से संबंधित क्या है? हमारे नवान्न जानते हैं आप? नौनास, फर्स्ट कौन वाला उत्सव जानते हैं? जब धान होता है, गेहूं होता है, उसका नौनाज होता है, नया नाज, उसको भून करके उसकी पूजा होती है। पहला आटा, पहला चावल देवता को चढ़ाया जाता है, होता ही नहीं होता है। हरेला होता है, हरेला जानते हैं? खेती से संबंधित है या नहीं है? अब क्या हो रहा है? अब समय बदल गए, सबसिस्टेंस पैटर्न बदल गए, आजीविका बदल गई है। लोग आप शहरों में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं इस बच्ची को पूछूंगा कि बेटे जौ किस महीने पैदा होते हैं, बता सकती है? तो जौ की फसल किस महीने होती? अक्टूबर में होती होगी। और मैं किसी को कह दूं कि दशहरी आम कब होता है, आप लोग कह देंगे दशहरे में होता है। Your knowledge of that ecology has gradually disappeared, has been lost, completely lost. ठीक है, अब आप नए जमाने के बच्चे, आप क्या जानते हैं? पेरेंट डे, ठीक है, मदर डे, और वो 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे। अब आप लोगों की नॉलेज दूसरी तरह की होगी। कैसी हो गई है? वैलेंटाइन डे की, मदर डे हो गया। मैं तो थक गया हूँ, हर दिन एक डे हो रहा है। बड़ा मुश्किल है। पुरानी पीढ़ी का जीना बड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ाइए, तो कंसेप्ट क्या है? सबसिस्टेंस पैटर्न कहा मैंने, सबसिस्टेंस पैटर्न है आपका। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि जो हमारे यहाँ वो हल होता था ना, हल देखा किसी ने? हल की जगह ट्रैक्टर आ गया। हल का जो फाल होती थी, जब उसमें वो फाल डाली जाती थी, उस नसुड़ा होता था ना शेयर में, उसको नसुड़े क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? फाल को तो शेयर कहते हैं, नसुड़े को क्या कहेंगे? जो उसमें वो डाला जाता था लोहे का, मिस्त्री के द्वारा उसकी पूजा होती थी। और अगर हल की फाल से दुर्भाग्य से कोई सांप मर गया तो सारा हल सब फेंकना पड़ता था, घर आके शुद्ध होना पड़ता था, पूजा करनी पड़ती। जैसे हल और सांप का क्या संबंध है, समझ गए आप? सांप हमारे लिए, हम मारते हैं मजबूरी में, लेकिन सांप को मारना हमारे यहाँ निषिद्ध है, सांप नहीं मारना चाहिए। सांप हमारा नागरजा की अभिव्यक्ति है। और कुछ गांव में तो बैल भी छोड़ देते हैं, अगर वो उन बैलों से हल लगाते हुए सांप मर गया तो बैल भी छोड़ देते हैं, अपवित्र हो जाते हैं बैल। और कुछ लोग तो अगर किसी खेत में 3-4 बार सांप मर गया तो उस खेत को भी छोड़ देते हैं। ये बताइए, मैं संबंध दिखा रहा हूँ कल्चर और इकोलॉजी के। कल्चर और, तो आई सेड कि जो एक तरह सबसिस्टेंस कल्चर होते हैं ना, खेती बाड़ी के आप क्या करते हैं, कैसे करते हो। दूसरी क्या है? स्पिरिचुअल कल्चर। अब स्पिरिचुअल कल्चर को 2 और 2 4 में नहीं बता सकते आप। हमारे यहाँ बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सेम नागरजा है, महासो है, नरसिंह है, भैरव है, नंदा है, क्या नहीं है?
ये सारी चीजें किस में आ जाती है? स्पिरिचुअल कल्चर। स्पिरिचुअल कल्चर आदमी की टेंडेंसी है। कार्ल गुस्ताव योंग ने कहा है कि आदमी के अंदर दो तरह के एलिमेंट है, एक तो लॉगोस है और एक इरोस है। इरोस क्या है? उसका भावनाएं, भाव, इमोशंस। और लोगोस क्या है? उसका तर्क। लॉगोस आपको साइंस सिखाता है, लेकिन इरोस आपको इमोशन का भी। ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। अगर ये यहाँ का कंट्रोल खत्म हो गया, यहाँ का स्टीयरिंग खराब हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये स्टीयरिंग है, दिस इज इरोस, दिस इज। और ये इरोस किसको जन्म देता है? इट गिव्स बर्थ टू द स्पिरिचुअल कल्चर। और जो ये हमारी जो सबसिस्टेंस, हमारे जीवन प्रणाली, हमारा अपना जीवन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाखों लाखों इस धरती पर नैरेटिव्स गढ़े हैं। ठीक है, क्या क्या नैरेटिव्स है, कौन सी कथाएं हैं? नागरजा का क्या नैरेटिव है, महाभारत का क्या नैरेटिव है, राम का क्या नैरेटिव है? ठीक है, ये सारी चीजें हमने गढ़ी हैं। किसमें? हमारे दिमाग ने गढ़ी है, हमारी बुद्धि ने, हमारी कल्पना ने गढ़ी है। और वो चीज हमें चीजें एक्सप्लेन करते हैं। नैरेटिव कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जब सेतु बंधु रामेश्वरम में पुल बांधा जा रहा था तो राम के आंख में आंसू थे। सुग्रीव ने कहा, आज तो आपके कहने पे पत्थर तैर रहे, आप क्यों रो रहे हैं आप? तो राम ने कहा कि एक समय था जब मेरे पिता जो मुझको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने दूध की मक्खी की तरह मुझे फेंक दिया था, जाओ जंगल में जाओ। और आज ऐसा समय है कि हमारे कहना, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। समय, इट एक्सप्लेन्स टू यू द इमोशनल, द साइकोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ लाइफ। हम एक्सप्लेन करते हैं these narratives। अगर आप लोगों ने टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड एक कविता पढ़ी हो, पूरी कविता में उसने नैरेटिव्स का इस्तेमाल किया है। आज मैं द्रौपदी हो गई हूँ, भरी सभा में मैं द्रौपदी हो गई हूँ। भीष्म भी खड़े हैं, अर्जुन भी खड़े हैं, कृष्ण भी खड़े हैं, कृष्ण नहीं, युधिष्ठिर भी खड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। कविता लिखते हैं ना आप लोग। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं आज युधिष्ठिर हो गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ? कुछ भी बोलो। आप एक नैरेटिव की मदद से अपने की भावनाओं को समझ सकते हैं। कविता बहुत जरूरी है। कविता क्या है? नैरेटिव है। कविता करने से रोटी नहीं पाओगे। कविता करने से, कविता लिखने से, कविता पढ़ सुनने से रोटी नहीं पाओगे। पर यदि कविता अच्छी तरह पढ़ोगे, अच्छी तरह सुनोगे, अच्छी तरह लिखोगे, तो अपनी रोटी सलीके से खाओगे। क्या है ये? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नैरेटिव्स। अब देखिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल किस्म की हेरिटेज है। मंदिर टेंजिबल है, नंदा देवी राजा टेंजिबल है, ठीक है। इनटेंजिबल कौन? जो चीज हाँ कुछ देर होती है और फिर गायब हो जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस हुई फिर गायब हो गई, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल हेरिटेज। तो हमारे उत्तराखंड की जो रामायण है, यूनेस्को ने उसको इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वेटॉन सॉन्ग का मतलब वर्ल्ड व्यू, हमारा दुनिया को देखने का क्या वर्ल्ड व्यू है। ठीक है, आगे देखिए, नेचर। नेचर इकोलॉजी का पार्ट है। नेचर को समझने के लिए आपने हर चीज के आपके पास मिथक है या नहीं है? सदी और सदैव दो भाई बहन थे, अनाथ हो गए थे बचपन में। उनके रिश्तेदारों ने उनकी जमीन के हिस्से कर दिए। बच्चों को एक तो शादी कर दी और दूसरे को अनाथ दर दर भटकते हुए देरी देरी जाके रोटियां खा रहा था। और जब हर साल चैत के महीने में बिटोली आती थी, बिटोली क्या हुआ? कोई जानता है बिटोली? आला जानते हैं कोई? परंपरा थी, बहन के यहाँ मिठाई कुछ अच्छी चीजें खाने की चीजें लेके जाते थे।
और वो उसकी देवरानी जेठानी के यहाँ उनके भाई आते थे, लेकिन 12 साल तक सदैई के यहाँ कोई नहीं आया। वो उसको ताने मारती थी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। वो कहती थी मेरा एक छोटा भाई है, मेरा एक छोटा भाई है। और 12 साल में भाई आ गया तो उनको बहुत ईर्ष्या हो गई देवरानी जेठानियों को। उन्होंने जहर, उसमें खीर में जहर मिला के उसके भाई को दे दिया, वो मर गया। और जब बहन ने मरे हुए भाई को देखा, उसने भी आत्महत्या कर ली। तो उनमें से बहन क्या बन गई? म्योली। और भाई क्या बन गया? कप्पू। आपने सुना म्योली और कप्पू दोनों गाते हैं, एक साथ गाते हैं। कथाएं हैं ये क्या है? नेचुरल फिनोमेनन को एक्सप्लेन करती हैं। करती है नहीं करते? देवप्रयाग में इधर से अलकनंदा जाती है और उधर से माँ को लेके कंधे में ले जा, एक एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, दूसरे से तीसरे, पूरे देश में भटक रहा था, सेवा कर रहा था। लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र में पहुंचा, उसने उनको नीचे रख के कहा तुम बूढ़ों के चक्कर में मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तुम अंधे, तुम्हारी वजह से मैं कुछ ना खा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके पिता हर तीर्थ से मिट्टी साथ लेके चल रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटे हम कहाँ खड़े हैं? उन्होंने कहा कि हम यहाँ कुरुक्षेत्र में हैं। उसने कहा ऐसा करो, मेरे मेरे पोटली में जो मिट्टी है उसको जमीन पे डालो और उस पे खड़े हो जाओ। वो खड़ा हुआ, फिर उसने कहा, उसका दिमाग बदल गया। तीर्थों की मिट्टी में खड़े होके उसने माफी मांगी अपने पिता माँ से। ठीक है, वो कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी थी, जब अर्जुन और कृष्ण युद्ध के लिए जमीन ढूंढ रहे थे कि युद्ध कहाँ पे होगा, तो एक खेत में गए। वो क्या होता, देखते हैं क्या हो रहा है कि पिता ने, उसका बेटा खाना लेने गया था, घर देर से आया खाना लेके, उसने उसको डंडे से मार दिया, पीट दिया, बच्चा मर गया, बेटा मर गया। और पिता ने खाना निकाल करके खाना शुरू कर दिया। ये हमारा ये कहा, ये दंत कथा है। आप ये महाभारत में तो उसका वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसका वर्णन है। खाना खाना शुरू कर दिया तो कृष्ण का, देख अर्जुन, इससे ज्यादा हृदयहीन धरती कोई हो नहीं सकती है। युद्ध यहीं पे होगा। युद्ध कहाँ पे होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। ठीक है, सॉइल की बहुत बहुत पवित्रता होती है, पवित्रता। मैं आपको कहता हूँ, यहाँ बेस हॉस्पिटल इतना बढ़िया हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ काम ही नहीं होते। मैं सब लोगों से कहता हूँ जमीन अशुद्ध है, ये जमीन अशुद्ध है। और ये कंबाइंड हॉस्पिटल छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ सारे इलाज हो रहे हैं। तो सॉइल, जमीन का भी महत्व देखिए आप, मिट्टी का महत्व क्या है। फेरीज एंड स्पिरिट्स, मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फेरीज पे एक पूरा लेक्चर दिया था। फेरीज पे, हमारे उत्तराखंड में फेरीज क्या है उतना समय नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, फूलों के बारे में। फुलारी एंड फुलदेई। फुलदेई आप लोगों ने देखा किसी ने? हाथ खड़ा कीजिए। यस, फुलदेई सबने देखा, जानते, ये अच्छी बात है। हम लोग सफल हुए हैं अपने मिशन में, अगर आप लोग फुलदेई जानने लगे, या आपने गाँव में किया है। होगा माता फूल या फूल दे दे माई दाल चौल। ठीक है, तामे तोली फरफर बात, खड़ उठा छोरो खुल गए रात, है या नहीं है? बड़े से गीत है।
तो फुलारी जो दूसरा उत्सव है वो नंदा देवी का होता है। ये जोशीमठ, कॉन्ट्रैक्ट, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर घाटी, इन घाटियों में होता है फुलवारी का उत्सव। नंदा देवी के उत्सव के लिए, नंदा देवी की पूजा करने के लिए हाई एल्टीट्यूड में जाके ब्रह्म कमल लेके आते हैं लोग। और डॉक्टर साहब, ब्रह्म कमल का ये नियम था कि जब नंदा देवी को ब्रह्म कमल चढ़ गए तभी ब्रह्म कमल केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर में चढ़ेंगे। लेकिन आजकल लोग भूल गए उसको। जैसे ही मिला चढ़ा दिया केदारनाथ में, बद्रीनाथ में कमल चढ़ा दिया, परंपरा तोड़ दी। इसका मतलब है यू हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो ये बातें हैं। खाना है, अन्न देवता है। मैं आपको अपना पिछला दिसंबर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। महासू की यात्रा में मैं चक्रोता के पास गया। एक गांव, मोना गांव से ठाणी गांव पहुंचा। तो ठाणी गांव में भात बना हुआ था और पता नहीं कितने पतीलों में मीट पका हुआ था। जो लोग मीट खाने वाले लोग, अन्न है, ठीक है, वो इतना सा भात उठा के दे रहे पत्तल में और इतना सा मीट उठा के दे रहे। खाने की पवित्रता है। खाने की क्या है? खाना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्न, देखिए, अन्न आप जब दूसरे के साथ अन्न शेयर करते हैं तो आपके रिलेशंस बनते हैं। खाली फेसबुक से नहीं रिलेशंस बनते हैं। कभी कभी होटल में किसी को खाना खाते तो जेब से पैसा निकालोगे, ठीक है। तो अन्न शेयर करने से भी रिलेशंस बनता है। इसलिए कम्युनिटीज में भोजन शेयर किया जाता है। नेक्स्ट, ये तो चलेगा नहीं। लॉयन वाला मैं आपको दिखा चुका, पुरुलिया छाऊ का दिखा चुका हूँ। बहुत पवित्र जानवर है। लाता में बाघ पत्थर, जब बाघ का मुखौटा निकलता है तो उसकी बड़ी पूजा होती है। सलूर में हर जगह बाघ एक देवता है हमारा। नेक्स्ट, ये फुलवारी फुलकोटा देर हो रही है। कोई बात। मैं तो आपने कहा, मैं तो मेरे देवता उतर जब चाहता हूँ मैं थोड़ा हो तो देवता है। ये फुलवारी नेक्स्ट दिखाइए। ये देखिए, ये जो वेनिसिंग इकोनॉमी जो खेती बाड़ी की थी, जो मैं आप लोगों से कह रहा था, जिसमें 10,000 साल तक हमने अपने को पाला और उस इकोनॉमी को हम इतनी जल्दी भूल गए, खेत छोड़ के आ गए। इन खेतों से होके जब बचपन में मैं गुजरता था, वहां का धान, उनका गेहूं देख के मुझे बड़ा लालच आता था। काश मेरे गांव में भी ऐसा होता। अब वो खेत ऐसे बंजर पड़े हुए। अभी एक थ्रेट तो है, हमने इकोलॉजी खत्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इकोलॉजी को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। ये देखिए, मछली मारने का उत्सव है। ये 13 नदियों में होता था जौनसार की। अब सिर्फ मसूरी के पीछे एक अगलार नदी है, उसमें होता है। टिम्बरू का पाउडर, टिम्बरू जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं। टिम्बरू का पाउडर बनाया जाता है, थैलों में भर के नदी किनारे जाते हैं। चारों दिशाओं से लोग नृत्य करते हुए आते हैं और कंडियां और पता नहीं जाल और सब लेके आते हैं। पहले पाउडर गिराया जाता है और पाउडर गिराने के बाद आधे घंटे में मछलियां बेहोश हो जाती। और ये इक्तियोटॉक्सिक है, ये मत सोचिए मर जाती है, खाली बेहोश होती है। और जितनी पकड़ में आ गई और जितनी बच गई दोबारा उनको होश आ जाता है। साल में एक बार होता है, 13 जगहों पे होता था। देखिए, अगलार नदी में लोग कूदे हुए हैं। नेक्स्ट, ये देखिए क्या आनंद आता था रुपाई में। हमारे यहाँ जो रुपाई होती थी उसमें गीत गाए जाते थे, उसमें ढोल बजाया जाता था। मेरा भूमि का भूमि भूमि मगा धरे चलो धरे ठीक है। बंगाली भी गाई जाती है। नेक्स्ट दिखाइए। ये देखिए, अब आजकल खेती बाड़ी कैसे करें। दिन को पहले JRY होती थी ना, जवाहर रोजगार योजना, JRY। दिन को SORY हो रही। दिन को मनरेगा हो रहा, बनरेगा हो रहा। मनरेगा की जगह क्या हो रहा है दिन में? बनरेगा। और रात को क्या हो रहा है? SORY। मनरेगा और SORY। नेक्स्ट इन लोग के मंदिर में बंदूक लेके चले आगे बढ़ाइए।
ठीक है। वाटर हमारे यहाँ बहुत सारे रिचुअल और मिथ है, मैं ज्यादा नहीं होऊंगा क्योंकि अब जो है वो उन्होंने कह दिया घरे हो गुरु। जो घड़ियाला लगता है ना, तो एक एक महिला की तबीयत खराब हो गई, उसने जो घड़ियाला बजा रहा था उसको कहा घरे हो गुरु हरना पूरी जानू। ठीक है, तो ये मैं घर आ रहा हूँ अपने घर, ठीक है। बहुत से वाटर के रिचुअल से। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए। सब पानी का क्या करते हैं? स्काई, स्काई ढोल हमारा स्काई का है, ठीक है। शब्द, शब्द किसका है? स्काई का है। बयाल चलती है वो स्काई की है, स्काई के भी हमारे एलिमेंट। नेक्स्ट दिखाइए, ढोलनाथ, रहने दीजिए इसको, वीडियो चलेगा नहीं। नेक्स्ट दिखाइए, फायर। ये कहते हैं आग ने जब धरती पे आने से, जब उस यज्ञ के लिए आग को बुलाया गया था, उसने कहा तुम्हारे मातृलोक में मैं नहीं आऊंगी। हमारी हमारा नैरेटिव है, हमारे गाने हैं। वहाँ लोग जूतों से दबाते हैं आग को, वहाँ गंदी करते हैं आग को। मैं तो बहुत पवित्र चीज है, आग सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। नेक्स्ट, ये बाद में समझाऊंगा, इतना समय नहीं है। नेक्स्ट, ये इंटेंजिबल हेरिटेज है सारी की सारी, ये इकोलॉजी, ये कल्चर की इकोलॉजी है। नेक्स्ट दिखाइए, ये ब्रह्मांड का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए गोपेश्वर में इतना बढ़िया अरीना बना हुआ है, इसके लिए परफॉर्मेंस के लिए कोई सोच नहीं सकता कि इतने अच्छे अरीना परफॉर्मेंस होती थी। नेक्स्ट दिखाइए, ये महासू का मंदिर है, हनोल का, हनोल का ये नहीं है, ठीक है, हनोल का ही। नेक्स्ट दिखाइए, चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हम आजकल, और दिखाइए, आगे दिखाइए। कल्चरल टूरिज्म और आगे बढ़ाइए। डिजास्टर डेवलपमेंट, केदारनाथ का तो आप देख ही चुके हैं हमारी लापरवाही से क्या हुआ। नेक्स्ट दिखाइए, कीरी, पूरा इतना बड़ा शहर था, इतनी बड़ी कल्चर थी, ठीक है नहीं थी, और डैम बना और कितने गांव डूबे, 200 के करीब, 200 के गांव, उनकी कल्चर, उनका इतिहास सब डूब गया। अब वो काराबारी में उनके कारगी चौक पे मकान बनाए हुए हैं, 6-6 बिस्वा में, 10-10 बिस्वा में। गांव में एक चीज बताना चाहता हूँ, गांव का जो आपका मकान होता है भले ही छोटा सा है, लेकिन आपका चौक भी आपका है, बगल वाले का चौक भी आपका, पूरे गांव के चौक आपके हैं, जंगल आपका है, खेती आपकी है, आपका स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है। और शहर में 6 बिस्वा से बाहर निकले, आपका नहीं है स्पेस, देखिए। नेक्स्ट, ये नीचे डूब गया। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए केदारनाथ का उस समय क्या बुरे हाल हो गए थे। नेक्स्ट दिखाइए, ये भी केदारनाथ का ही है, डॉक्टर साहब के साथ गया था मैं रामपुर में, उस समय ये फोटोग्राफ मैंने लिया था। नेक्स्ट दिखाइए, ये बहुत खूबसूरत, उसपे जो बड़कोट के पास एक खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट का खत्म हो गया। नेक्स्ट दिखाइए, ये बहुत सारी चीजें मैं सोचता हूँ आई शुड एंड हियर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील बनाना चाहता था, किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति, क्योंकि हम तो जाने वाले लोग हैं, हम तो खाली बातें कर सकते हैं, काम आप लोगों ने करना है, ठीक है बच्चों। भविष्य में आप सचेत रहेंगे तो धरती बचेगी, आपका समाज बचेगा, आपकी कल्चर बचेगी। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir, for enlightening the participants through such an interesting and exemplary session about the relation between ecology and subsistence and spiritual culture. You have provided the participants an insight about the events such as Raman, Bhumyal Devta, Pandav Nritya, Bagadwadi, Bag, and their history and relevance in humankind. After listening this session, no wonder you are such a huge personality in your respective field. Again, thank you for this regional informative session. Thank you, sir. Now it's indeed a pleasure to introduce our next speaker for the event, Dr. S.C. Bagri, sir. Dr. S.C. Bagri, sir, is designated as Professor in Department of Center for Mountain Tourism and Hospitality Studies, Hemwati Nandan Bhavana, Gadwal University.
Sir has research interests and field of specialization in tourism, destination management, and tourism marketing. Sir have played a vital role in tourism master plan of Punjab and West Bengal state. Sir has been assigned many portfolios in various institutions. Today, we are really fortunate to have a session about the tourism and its impact on environment from the renowned personality in the respective field, Professor S.C. Bagri sir. With this short introduction, I request Professor S.C. Bagri sir to kindly address the forum. Okay. Professor S.C. Good, Bagri sir. good morning to all of you. I request Professor S.C. Bagri sir to kindly address the forum. Okay. Hello. Good morning to all of you. Am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir, you're clearly audible. Hello. Okay. Okay. I think the voice is not clear. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Hello. Okay. Okay. Good morning to all of you. I'm very thankful to Professor Negi, who invited me on the occasion of World Environment Day to speak on the emerging issues of environment conservation and what should be the role of our university as well as of our state and country. I was just listening the deliberation of Professor Prohit ji, and I also noted the contents. But in any case, some slides were very interesting, and I could not listen his whole, you can say, deliberation due to internet connectivity. As far as this World Environment Day is concerned, most of the students, or you can say we people, think that the environment is only related to the physical environment, and because of that this global warming issues is one of the major problems before all of us. But apart from that, what is our social environment and what is our cultural environment? No doubt that government of Odisha, government of Telangana, government of Madhya Pradesh have done a wonderful job in environment conservation, and our state Uttarakhand, where the stalwarts and the famous environmentalist Adraniya Swargiya Sundarlal Bahuna ji, Chandi Prasad Bhatt ji, and other environmentalists are working all over the world. Even that our state has not achieved the status in environment conservation as the other states like I just mentioned, Odisha, Telangana, and Madhya Pradesh. Therefore, a strategy is needed to awaken all the students, community, teachers to do some work on the ground level. I happen to be, state, I was staying in Chauras campus since 2005, and I have seen heap of garbage just behind our hostels, and incidentally the students living in these hostels in fact are not responsible for that garbage, but we are responsible who could not channelize the garbage at proper disposable location. Even that some of my colleagues
requested Nagar Palika of Srinagar to clean it, and they made efforts. But even that, I do not know whether the strategies of recycling and other waste material was effective or not. Now, just when we talk about the social environment, what is the structure of all the buildings that we are constructing in Srinagar town? All the buildings which we are constructing Dehradun, other locations, in all are concrete jungles. Even if we change the concept of social environment, if we change the concept of building designs, if Nagar Palika imposes a restrictions on the design of buildings, even a small town like Srinagar can become a hub of tourists. During my stay in Europe, I stayed a couple of days in Pisa. I was surprised to see the buildings of Sipa were totally of single design. All buildings of Pisa of single design. The color was of same single color of all buildings, and each building, in front of each buildings, 4 or 5 beautiful trees. Even these type of social environment attract tourists, and the charm of the Leaning Tower was as good as the building, as the social environment. Even our uniform, our dresses that we wear, even if the students and faculty members, make a plan to have the same nature of uniform representing Uttarakhand, it can be a point of attractions for the persons visiting the university. What a wonderful social ambience this university is reflecting. That is one of the factors of social environment. Second is that our cultural environment. Nowadays, with the wave of these electronics devices, the whole mind is almost polluted. I'm not criticizing this electronic revolution, but the half of the time of a student almost is centralized around the mobile, and what he is seeing, what he is getting, we don't know. If he is centralized in this culture, so we expect that he will be qualifying in the Indian administrative service, because he is very keen to get the informations of all over the world. As Dr. Professor D.R. Prohitji was telling that our time is almost past, but I am not agree, because this morning I was reading in newspaper, a 83-year-old Japanese person crossed the Pacific Sea from San Francisco to somewhere in Tokyo in a boat. See the caliber, see the vision, see the active proactive personality. I will request Professor Prohitji not to retire till the age of 95 and do some more wonders and become a beacon light to the teeming millions, not only of Uttarakhand as well as of the world. Therefore, some of the
respected faculty members of this university may take the lead to make the conservation of cultural environment. They should try to motivate the students, whatever they learn from these electronic devices should inculcate in their study, in their personality, and become a hero and become a leader from the knowledge that they get. I'm just mentioning all these things because the future generation, as we say, 500 millions a population of this country is in the age group of 18 to 30, 18 to 29. Therefore, in this cultural environment, we heard about the heritage walk. We heard about this nature walk. This is the part, this heritage walk and nature walk are being organized by some of the faculty members and students of our university for the conservation, for the awareness of our heritage. And what that heritage inspire us that we should take it in our day-to-day activities. The heritage of this our Uttarakhand is as old as the heritage of this country. The Lord Vishnu himself migrated from China to Badriban, and so many stories of rishis and munis. I'm happy that the present government is giving emphasis in the new education policy that the old traditions, values and ethics be included in the curriculum and some provision of credits be provided to the student concerned. And because of that, All India Council of Technical Education distributed 20 lakhs rupees to each investigator for working on heritage projects. I had also submitted a project opening the old pilgrimage route. It is under consideration. Therefore, I will give more emphasis on the social environment as well as geographical environment also. And this geographical environment is almost related to physical environment. And when we broadly analyze these components of environment, then we normally expect that there are some clubs, eco clubs, heritage clubs, social clubs, but I haven't seen any convener of these clubs coming to our departments and asking that this activity will take place. Almost all these clubs are on papers. The university credibility and recognition is also known by active involvement of students. I invited during my tenure as a faculty member at your university, I invited a gentleman from Tata Motors, Udham Singh Nagar. And it was also attended some other industrialist. But that gentleman from
Udham Singh Nagar made a special request to me that, look, Mr. Bagri, such events should not be organized by us faculty members, by students. There were so many seminars and conferences I witnessed during my association with the university, but surprisingly, not a single university I have seen where the convener is a student. Let the conference joint convener be a student, and students should write letters. Rather to teach a student about environment, the students should organize a conference on environment. Students should prepare its proceedings. Students are requested to circulate these proceedings. Similarly, when we call physical environment, as you also might be knowing that government of Uttarakhand fixed around 50,000 tourists per day for Kedarnath and some 10 to 12,000 for Badrinath, some 5,000-6,000 for Gangotri and 3,000 for Yamunotri. That's good. And when Professor Annapurna ji given us some project work, we also tried to propose some methods for physical carrying capacity, but due to some limitation, we could not elaborate it in detail. But if this carrying capacity is fixed, so why the heap of garbage are witnessed? Am I audible? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Yes. So now I think my time is almost over. Some connectivity problems there. I'm out of station. But why the heap of garbage are there? So there is some need. Some need is requirement. Some parameters are required for the conservation of the Himalaya. Thank you very much. Meeting you sometime in the years to come. And thank you, Professor Negiji, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, sir, to bring up the issue of the waste and its management in the region. Surely the participants are enlightened about your perception of the physical and cultural environment of the university. We again are thankful to you for your presence in the ongoing event. Thank you, sir. Now it's indeed an honor to introduce Dr. Rakesh Kumar Makuri, sir. Dr. Rakesh Kumar Makuri, sir, is a professor in the Department of Environmental Sciences, Hemati Nandan Bahuguna Gadwal University. Sir has over 35 years of experience in the interface area of socio-ecological and natural resource management and sustainable development in the Indian Himalayan region. Prior joining the HNP Gadwal University, he worked with J.P. Pant National Institute of Himalayan Environment at various capacities. For his outstanding scientific contribution, Sir has received many national and international awards, including Eminent Scientist Award from Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Paryavaran Purushkar by Uttarakhand government in 2005. With this brief introduction, I request Professor R.K. Makuri, sir, to come upon the podium and address the gathering, please. It's over to you, sir. Thank you, Neha. Good afternoon to all. Respected Dean, Student Welfare, Professor M.S. Negi, Professor
Giyapuri, Professor Y.P. Sundyal, Professor B.P. Nathani, Professor R.S. Pandey, Professor Bagri, जिन्होंने कि अभी अपना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दिया, फैकल्टी मेंबर्स, डियर पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स। इससे पहले हमारे अभी 2 प्रेजेंटेशन हुए जो आपने देखा, और आज हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका थीम था ओनली वन अर्थ, और जो इसका फोकस था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। जैसे कि आपको विदित है कि हमारा जो देश है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, और वो हमारे जो पुराणों में उपनिषदों में लिखा हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है। तो ये हम पहले से, आज नहीं, और आज जो कई बार हमें लगता है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज डिक्टेट करती है, क्योंकि आज ये जो वन ओनली वन अर्थ जो बताता, तो हमारे वेदों में इसका बहुत अच्छे ढंग से परिचय किया हुआ है। और जैसे कि इसके बारे में उपनिषद से मैंने लिया है, द यूनिवर्स अलोंग विद इट्स क्रिएचर बिलोंग टू दिस गॉड, नो क्रिएचर इज सुपीरियर टू एनी अदर, human beings should not be above nature, let no one species encroach over the right and privileges of other species। जो ब्रह्मांड अपने समस्त प्राणियों सहित इस पृथ्वी का है, कोई जीव किसी अन्य जीव से श्रेष्ठ नहीं, मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी जीव प्रजाति अन्य जीव प्रजातियों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का अतिक्रमण न करे। तो ये हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। और कभी जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें ये डिक्टेट किया जाता है कि इस समय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का थीम क्या होगा, और जैसे कि आपको विदित होगा कि 72 में 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और उसमें हमारे देश की जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जब अपना स्पीच वहां पे दिया था, तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है वो गरीब। तो वहीं से ये इश्यू उठा कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2-3 शब्द यहाँ पे हमें याद रखना होगा। वेयर डू वी स्टैंड, हमें खुद अपने अंतरात्मा से आज पूछना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 50+1 5 डिकेड अपने पूरा कर दिया एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हुए। एंड नॉट ओनली वी आर सेलिब्रेटिंग एनवायरनमेंट डे, वी आर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, वी आर सेलिब्रेटिंग वाटर डे, वी आर सेलिब्रेटिंग माउंटेन डे। एंड प्रोफेसर गियापुरी जी ने कहा था देयर इज नंबर ऑफ डेज, तो काउंटलेस डेज। देन वेयर डू वी स्टैंड, वेयर वी आर गोइंग टू, ये हमें देखना हम कहाँ जा रहे हैं। एंड वेयर डू वी फेल, कहीं ना कहीं हम फेल तो हुए। यदि आप इन्वायरमेंटल स्टेटस को देखिए पूरे वर्ल्ड का, नेशनल, ग्लोबल, नेशनल, रीजनल एंड लोकल, एट ऑल लेवल यू विल सी, इफ यू सी द इन्वायरमेंट स्टेटस, तो आपका चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की बात करें, आपके प्रजातियों की बात करें, चाहे वो फौना है, फ्लोरा है, सॉइल लॉस की हम बात करें, तो वो डिटोरेट हो रहा है। और जैसे मैंने कहा 92 में रियो डी जेनेरियो शुरू हुआ था, उसमें एजेंडा 92 में जो डिस्कशन हुआ था उस पर पूरी डिबेट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसमें ये बुनियाद रखी गई कि हाउ वी कैन अचीव द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परिभाषा दी गई थी, जो कहीं ना कहीं इस समय जो फोकस दिया गया है, लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मनी विद नेचर टू मीट द नीड ऑफ एंड एस्पिरेशन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the need and aspiration of the future generation। आज हमें अपनी जरूरतों को उतने तक सीमित रखना है जिससे हमें भी सारी सुविधाएं मिली, पर साथ ही साथ जो हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको मिले। और जैसे पुरोहित जी ने यहाँ पे कहा था, महात्मा गांधी जी ने कोट किया है, द अर्थ कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड्स। तो ये हमारे बड़े बड़े जो फिर मैं ब्रीफ में कहूंगा, जैसे रियो की मैंने बात की,
ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप देखेंगे, यदि इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो हर एक साल कम से कम 100 ये कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को रिड्यूस करना। तो ये हमारी जो एक प्रक्रिया बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो ये है कि हमें अर्थ को कैसे बचाना है। इन सारी जो हमारी जो उसके अंदर जो जैव विविधता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो बिलो ग्राउंड बायोडाइवर्सिटी है, और क्लाइमेट चेंज जो एक एडिशनल इम्पैक्ट जो पूरे अर्थ पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है, उससे हम कैसे उसको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करें। फिर आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात तो सुनी होगी, फिर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात सुनी है। तो उन सारी चीज़ों में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और मैं अभी यहाँ पे सीधे जो मेरा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल हिमालयन एग्रोसिस्टम एंड अडेप्टेशन, और इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे माननीय कुलपति महोदया ने भी कहा था कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, कई बार उसको ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज और लोकल इंडिजिनस नॉलेज, क्योंकि जब तक हम उस नॉलेज को नहीं बचाएंगे तब तक हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं। और आज जो क्लाइमेट चेंज का जो पूरे विश्व में एट एनी लेवल जो हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं इन डाइवर्स सेक्टर, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, वेदर इट इज एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सारी चीजों में आप देख रहे होंगे तो क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट है। एंड हाउ टू मिटिगेट दिस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके लिए क्या इश्यूज, क्या प्रायोरिटीज, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उस दिशा में हमें बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये टेम्परेचर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि 80s तक हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना राइज होगा, और यदि इतना बड़ा 3.84 2080, and then you can see in India the warming may be 2.1 to 2.60 in 2050, and in maybe about 3.3 to 3.8 degree centigrade in 2080. यदि ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस समय it is very difficult to survive, the humanity will face the challenges. Next, ये उत्तराखंड का मैप। नेक्स्ट, ये सेंट्रल हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की। तो यहाँ पे जो हमने कहा नेचुरल सिस्टम, जो हमारे पास फॉरेस्ट इको सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, और जो लोगों की उस पर डिपेंडेंसी है, लाइवलीहुड की हम बात करते हैं, आजीविका की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अफेक्ट हुआ है। एंड द लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिटोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और पॉवर्टी, दैट लीड्स टू पॉवर्टी एंड दैट आल्सो फोर्स पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम दिस रीजन। जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड में दिस इज अ वेरी बिग इशू जहाँ पे माइग्रेशन की बात होती है। एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आप देखेंगे, देन इट एक्सेलरेट रिवर रन ऑफ, एक्सेलरेट वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन सेटलमेंट, पास्टोरलिज्म, टूरिज्म एंड ह्यूमन, ये सारे सेक्टर को इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज कहाँ से, जिस प्रकार से हमने पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ इतने सालों से जो हर एक सेक्टर में डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, जैव विविधता कम नुकसान कर रहे हैं, देयर आर लिस्ट ऑफ स्पीशीज, they have been categorized under critical habitat, threatened, endangered, rare, vulnerable and endemic. Next one. अब ये मैंने कुछ सिग्नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज, यदि हम कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहे तो दीज आर द सिग्नेचर। डिक्रीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या डिक्रीज होता है? स्नो कवर, डेली स्ट्रीम फ्लो, आइस सी, नेटिव एंड एंडेमिक स्पीशीज अबंडेंस, increase, melting of glacier and snow cover, mean surface temperature, total sea level, precipitation, water temperature of lakes, frequency of forest fire, spread of disease, spread of invasive alien species। जैसे आप ये alien invasive species, इसको कई बार हम IS भी कहते हैं, और exotic species, जो species हमारी नहीं है, इस देश की नहीं है, विदेशों से यहाँ पे आई हैं, और उन्होंने हमारे इंडियन जो लैंड है, जोग्राफिकल एरिया है, उसको इंक्रोच किया है। अभी जैसे आप पूरी घास की बात करते हैं, लेंटाना, पार्थिनियम, एजिरेटम, और भी कई स्पीसीज हैं, तो जिसकी वजह से दैट दीज इन्वेसिव स्पीसीज दैट हैज इन्वेडेड इन एग्रीकल्चर एंड इन फॉरेस्ट लैंड, और वहाँ पे फॉरेस्ट एग्रीकल्चर उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। देन एडवांस, क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवांस क्या हुआ? फ्लावरिंग, आपने सुना होगा कई बार फिनोफेजेज इन द प्लांट, उनका फ्रूटिंग, फ्लावरिंग,
that cycle has altered because of the climate change. Then arrival of birds, dates of breeding, arrival of springs, emergence of insects, and delayed. What delayed because of the climate change impact? That winter precipitation and river freezing. Now action. अब इसमें भारत सरकार ने 2008 में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन, एक नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये उसमें स्ट्रेटजी तैयार किया गया कि जो हमारे डिफरेंट सेक्टर है उन सेक्टर के अंदर हम क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको कैसे मिटिगेट करेंगे। और उन एक मिशन को आप देख सकते हैं, आई विल नॉट रीड ऑल द मिशंस, बट यू कैन सी द मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो हम यहाँ पे आते हैं जो हिमालयी राज्यों में, तो इस मिशन के तहत वहाँ पे काम किया जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पे लाइवलीहुड को इनहांस करें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करें, इकोसिस्टम रेस्टोर करें, और उसके लिए गवर्नमेंट के स्तर पे और कम्युनिटी स्तर पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। पर जो एफर्ट्स हो रहे हैं दैट अगेन वी नीड टू एक्सेलरेट, वी नीड टू इनहांस। जब हम सेंट्रल हिमालय के एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 20 years 30 years दैट वाटर, जो भी हमारे पास गाड़ गदेरे थे, छोटे धारे नौले थे, उनमें पानी का जो क्वांटम है, जो वॉल्यूम है, वो कम हुआ है। एक्सट्रीम ड्रॉट इवेंट्स एंड द शिफ्ट इन द रेनफॉल रिजिम, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि कभी हाई रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड नो रेनफॉल। ये क्या करता है कि ये खेती को आपका पूरा बर्बाद करता है। देन क्लाइमेट लिंक्ड इन्वेजन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से जो ग्रासेस मैंने अभी आपको बताए, जो प्लांट्स मैंने बताए, लैंटाना, पार्थिनियम, यूपिटोरियम, इन्होंने इतना जबरदस्त ढंग से इन्वेड कर दिया है पूरे एग्रीकल्चर, वेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड एंड इवन फॉरेस्ट लैंड। तो जहाँ पे फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी दैट हैज गॉन डाउन। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट अटैक, यदि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप बात करेंगे, वेजिटेबल कल्टीवेशन में फार्मर्स को आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि कुछ सालों में नई नई बीमारियां आई हैं और जिनको कि खत्म करना बड़ा मुश्किल से, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। Decline in crop yield, that result decline in crop yield, and these factors have led loss in agrobiodiversity। जैसे अभी पुरेश साहब ने कहा था 12 नाजा, तो 12 नाजा वो एक प्रैक्टिस यहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी जिसको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द रीजन। और जैसे उनने कहा था उसमें कुछ ऐसी क्रॉप भी होती थी, जब घरों के अंदर अनाज खत्म हो जाता था तो एक फसल उसके अंतर्गत ऐसी है जो कौनी, वो सबसे जल्दी होता था, तो लोग कौनी को हार्वेस्ट करते थे, उसको खाते थे। देन ग्रेजुअली सब्सिक्वेंटली और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते करते वो 12 क्रॉप्स के ये हमारे कॉम्बिनेशन थे जो यहाँ का कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था। नेक्स्ट वन। अब जो मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारा जो नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हमें कंजर्व करना है, डॉक्यूमेंट करना है, लिपिबद्ध करना है। एंड दैट ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट रेजिलेंट प्रॉपर्टीज, कई ऐसे क्रॉस वेराइटीज है that farmers they know कि उन क्रॉप्स को कब उगाना है, कैसे उगाना है, कितना पानी उसको चाहिए, और बारिश नहीं हो रही तो वो ये क्रॉप सस्टेन करेगा नहीं करेगा, that information is readily available to the farmers। now farming practices, जो हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो अभी भी जिन जिन गाँव में रिमोट एरियाज में आप जाइए तो लोग उससे फायदा ले रहे हैं। and these practices are playing great role as far as the livelihood and crop productivity of the farmers are concerned। वाइल्ड रिलेटिव्स, क्रॉप के कई ऐसी वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो हमारे किसानों को मालूम है और वो नियर बाई फॉरेस्ट एरिया में दे बेनिफिट आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलिनेटर का काम वो करते हैं और उस हिसाब से वो हेल्प करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, सीड सिलेक्शन, आपने देखा होगा पुराने टाइम में, अब तो खैर जैसे अभी कहा कि सीड अब तो गाँव में खत्म हो गया, तो हमारी जो माताएं बहनें थी उनको वो इतना नॉलेज था कि वो खेत में जाके अपने आप एक ऑब्जर्व करती थी कि कौन सी बाल इसकी प्रॉपर है, उस बाल को हार्वेस्ट करके और नेक्स्ट सीजन के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए अपना सीड तैयार करती थी बोने के लिए। तो ये उनका नॉलेज था। नेक्स्ट, अभी जो मैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, अब यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आ रहा है, फार्मर्स, हाउ द फार्मर्स आर अडेप्टिंग विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट की कई प्लानिंग है, नेशनल एक्शन प्लान को मैंने बताया, फिर आप पूरे भारत में देखेंगे जितने स्टेट है उनके अपने एक्शन प्लान है। स्टेट
एक्शन प्लान इन क्लाइमेट चेंज। उसमें जो अडेप्टेशन, एंटिसिपेटरी अडेप्टेशन, प्रोएक्टिव अडेप्टेशन, ये हम अनुमान लगाते हैं कि यदि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है तो हमें क्या करना है। ऑटोनोमस अडेप्टेशन, तो फार्मर्स एक कम्युनिटी है कि वहां पे तो अभी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जाना मुश्किल है, तो वो अपने आप अपने को अडॉप्ट करते हैं। ऑटोनोमस अडेप्टेशन, उन्होंने देखा कि यहाँ बारिश नहीं थी, इसमें कौन सा क्रॉप हम लगा सकते हैं, यहाँ पे यदि ज्यादा बारिश होगी तो कौन सी क्रॉप हमें लगाना है, और कौन सी क्रॉप रोटेट करना है, कौन सी क्रॉप को दूसरे खेतों में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट वन, ये स्टडी फिर हमने उत्तराखंड के 9 जो हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट थे, 9 हिली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपका हिली डिस्ट्रिक्ट आप समझ लो जिसमें केवल हमने नैनीताल नहीं लिया था, तो 9 हिल डिस्ट्रिक्ट्स भी सेलेक्टेड, जिसमें हमने 54 गांव लिए थे, उनके 1620 हाउस होल्ड सेलेक्ट किए थे। एंड दैट स्टडी वाज कैरीड आउट अक्रॉस एन एलिवेशनल ग्रेडियंट, आपका 300 मीटर से लेके 1000 मीटर, 1100 मीटर से लेके 1700 मीटर, 1800 मीटर से लेके 3000 मीटर तक। और उन गांव में हमने फार्मर्स को पूछा और वहां पे उनके साथ ये 6 साल की स्टडी हमारी चली, एंड वो पेपर हमारा काफी अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में है। तो वहां पे लोगों ने देखे हाउ द पीपुल आर अडेप्टिंग विद देयर इनोवेशन, क्या इनोवेशन उनके साथ है। ये आप पूरा जो फ्लो डायग्राम मैंने बता रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टर्मरिक। जब उनने देखा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है तो किस प्रकार से उन्होंने खेती में बदलाव लाना शुरू किया। इंटीग्रेशन ऑफ टर्मरिक, कोलोकेशन, जिंजर अंडर ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, क्योंकि दीज क्रॉप्स आर शेड लविंग, ये क्रॉप्स क्या है, ये शेड लविंग है, तो ये वहां पे बेटर ग्रो करती हैं, फार्मर्स को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा रिटर्न फार्मर्स को देती है। क्लाइमेट रेजिलेंट ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज, इसकी ओर लोग गए। ये आपका पिनोलू कोलोकेशिया। Irrigated land converted to rain-fed due to water shortage. Rain-fed paddy replaced with millets. तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपके 300 से लेके 1000 मीटर एलिवेशन पे उन गांवों में, और फिर these villages were representative, वो पूरे उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि वहां पे इस प्रकार के चेंजेस देखने में मिले। नेक्स्ट वन, अब ये 1100 से 1700 मीटर के ऊंचाई पे आप देखिए जो मिडिल एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, और टोटल यहाँ पे 540 गांव हमने हाउस होल्ड हमने सेलेक्ट किए थे, 18 विलेजेस भी सेलेक्टेड इन दिस एलिवेशन। और कैसे फार्मर्स का जो ट्रेडिशनल नॉलेज और इनोवेशन के बाद उनने वहां पे चेंज किया, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन क्रॉप रोटेशन, रिप्लेस रेन-फेड पैडी विद राइजोमेटस क्रॉप्स, इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन एंड मिलेट्स इंस्टेड ऑफ पैडी। कई जगहों पे वो पैडी को कल्टीवेट करते थे, धान को उखड़ की खेती में, उखड़ में, तो वहां पे उन्होंने उसको उगा के सोयाबीन और मिलेट्स का कॉम्बिनेशन बोया, जिससे कि उनको लगे कि उससे अच्छा फायदा उनको मिलेगा। देन दे रिप्लेस ब्लैक ग्राम विद गहर माइक्रोटाइलोमा, ये जो नाम लिखा है साइंटिफिक नेम है, तो गहर को उन्होंने कैजानस से, तोड़ से रिप्लेस किया। देन इंटरक्रॉपिंग कुकर विद फिंगर मिलेट्स and horticulture, citrus, mango and banana in many of the area जहाँ पे irrigation नहीं था, खत्म हो गया था और बारिश नहीं थी, तो उन्होंने अपने रेन फेड एग्रीकल्चर को कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे उन्होंने सिट्रस, मैंगो और बनाना लगाना शुरू किया। and they also use the biocontrol as cow urine and organic manure, and they also started cultivating off seasonal vegetable in their agricultural land. Next, और ये हाई एलिवेशन आप देखेंगे, इफ यू गो टू द विलेजेस लोकेटेड इन 1800 to 3000 मीटर एलिवेशन, इवन इन नीति वैली, और आप यदि चमोली में जाएंगे तो आपका घुनी, रामणी, इधर सुतूल, कनौल वाला एरिया, और भी इस एलिवेशन पे जितने भी आप हमने जो इन गाँव में स्टडी की, तो यूज ऑफ बायो कंट्रोल टू रिड्यूस पेस्ट अटैक। देन इंस्टीट्यूट मॉइस्चर कंजर्वेशन, वहां पे एक जो रिसाइकलिंग ऑफ वीड, जो वो खेत में जो वीड होता है तो वो वीड को बाहर नहीं फेंकते, दे मेक द हीप ऑफ दैट वीड एंड अगेन दे रिटेन देयर फॉर लॉन्गर पीरियड, तो वहीं पे वो डिकम्पोज होके वहीं पे सड़ जाता है। तो दैट आल्सो
एक मॉइस्चर कंजर्वेशन ऐड करता है सॉइल में। इंक्रीज मस्टर्ड कल्टीवेशन इन एप्पल ऑर्चार्ड, ये आपने देखा होगा कि अभी क्या दिक्कत आ रही है कि एप्पल कल्टीवेशन में एप्पल की पैदावार कम हुई है क्योंकि वहां पे पॉलिनेटर की कमियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। वहां पे वो क्या करते हैं कि जो ये आपके हनी बी रियरर हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनको पैसा देते हैं कि आप 15 दिन हमारे ऑर्चार्ड में आप रहिए इतने बॉक्स के साथ, 100 बॉक्स, 15 बॉक्स, और उसके हिसाब से उनको पे करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज मस्टर्ड कल्टीवेशन इन एप्पल ऑर्चार्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर एंड शिफ्टिंग एप्पल कल्टीवेशन इन हायर रीचेस। रिप्लेस बकवीट बाय किडनी बीन एंड पोटैटो। यदि आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो ये आपका क्या कहते हैं उसको, बकवीट, मैं नाम भूल रहा हूँ इसका, ओगल फापर। इसमें 2-3 वैरायटी है इसकी, एक तो जंगली वैरायटी है, एक कड़वा होता है, एक मीठा होता है। तो ओगल फापर को उन्होंने अभी उससे क्या कहते हैं, राजमा से। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट एंड एल्पाइन पास्चर एक्ट एज ए सेफ्टी नेट एंड प्रोवाइड एंटी अपीच। वहां पे जो हमारा जो एल्पाइन पास्चर बुग्याल है, तो वहां पे लोग अपना उसको इंस्टेड ऑफ practicing agriculture, they have shifted for collection of the non-timber forest product. Off-season vegetable cultivation and medicinal plant cultivation, conservation and marketing. तो ये कुछ चीजें वहां पे लोगों ने एक नए प्रैक्टिस के रूप में अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वन। और ये थोड़ा मैं दिखाऊंगा आपको क्लाइमेट चेंज का, जैसे इस पे स्टडीज हैं, कुछ और लोगों ने स्टडीज कर रखी है कि ये आपको दिखा रहे ये टिम्बर लाइन, कैसे टिम्बर लाइन जो आपका कॉन्टिन्यूअस पार्क का सेमी कार्बिक फोलिया, तो उसके बाद आपका एल्पाइन मीडो लग गया है। तो वहां पे किस प्रकार से शिफ्टिंग ऑफ द स्पीसीज, मूवमेंट ऑफ द स्पीसीज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये आगे मैं दूसरे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वन। ये आप देखिए, फ्रेगमेंटेड ट्री लाइन ग्रोइंग ओवर रीचेस, बिटुला यूटिलिस। आप देखिए बिटुला यूटिलिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज एंड आल्सो फेसिंग थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिसको हम भोजपत्र कहते हैं। एंड दिस इज सोशियो कल्चरल रिलीजियस प्लांट्स है हमारा। नेक्स्ट। ये देखिए पाइनस वालिचियाना मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो किस प्रकार से ग्रेजुअल। ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए आपका रोडोडेंड्रन कैम्पेनुलेटम हैज ऑक्युपाइड न्यू एरियाज। जो रोडोडेंड्रन कैम्पेनुलेटम है थोड़ा थोड़ा ऊपर को इंक्रोच कर रहा है। नेक्स्ट। और ये स्टडी हमने नंदा देवी बायोस्फीरिज्म में किया था कि किस प्रकार से बिटुला यूटिलिस अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा है यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। 2 पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा आप देखेंगे तो एरिया इंक्रीज आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हैं जो कि वहां पे थ्रेट फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट। और एक ये दूसरी वीड है जो लोकल वीड, जिसको पॉलीगोनम स्टाइकम, जिसने कि पूरे आपका वैली ऑफ फ्लावर को इंक्रोच कर दिया है। और जो वहां की इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है, नाउ दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू सर्वाइव एंड इवन देयर अबंडेंस एंड पॉपुलेशन डेंसिटी दैट हैज गॉन डाउन। नेक्स्ट वन। ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये बिटुला यूटिलिस पे और कुछ प्लांट्स पे हमने ऑब्जर्व किया कि बिकॉज ऑफ द माइनर चेंजेस इन द क्लाइमेट द न्यू डिजीजेस आर इन्वेडिंग इन दैट हाई एल्टीट्यूड एरिया। नेक्स्ट वन। और ये इस पे मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, रिसीड हो रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट वन। और अभी हमें जो खास तौर पे करना क्या है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, दैट नॉलेज नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। और फार्मर्स का नॉलेज है, लोकल नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, whether that is related to agriculture, that is related to forest, that is related to animal husbandry, that is related to even water, कि उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे मैनेज करें, हाउ द पीपल आर दे आर डूइंग देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वो बहुत जरूरी है। और as far as the rural livelihood are concerned, the major concern is change in forest resources, is the impact of climate change on agriculture and livestock of the region. Our study of almost past 3 decades between 90 to 2022 and local tea, तो हमारा यही कहना है कि यदि हम लोकल नॉलेज और जो हमारा जो
ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करें और उसको अच्छे ढंग से जो हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि कैसे हम लोकल नॉलेज को लेके एंड हाउ वी कैन ब्लेंड द ट्रेडिशनल लोकल नॉलेज विद साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड दैट टू अचीव द इनोवेशन. थैंक यू. Thank you so much, sir, for providing an insight about the climate change impact on agroecosystem and farmers' traditional knowledge and perception. In your presentation, we came to know about major signatures of climate change, national action plan in view of climate change, and the most important socio-culture practices, or we can say traditional knowledge of the farmers in agroecosystem. I again thank you for this informative session. Now, we are really fortunate to have amongst us Professor Y.P. Sundial sir. Kindly let me present sir's brief introduction. Professor Y.P. Sundial sir, former head Department of Geology and Remote Sensing. Sir is currently designated as a professor in mentioned department and has assigned the portfolio of RTI officer in our university. As far as the specialization is concerned, it includes landslide, hydrogeology, quaternary geology, remote sensing, and paleoclimatic studies. Also, Sir is the coordinator of esteemed Inspire Fellowship Program by DST in Uttarakhand State. With this concise introduction, I request Professor Y.P. Sundial sir to come upon the podium and address the meeting, please. Thank you, Neha, for my introduction, and Dr. Makuri, Professor Makuri, Professor Purohit, Professor Negi, Professor Nethani, Professor Pandey, and all the audience. Actually, अभी मैं बैठ के सोच रहा था कि जो भी अभी हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, कुछ फोटोग्राफ में आपको दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ स्लाइड मैंने स्किप कर दिए क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है. मैं एक संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ और अगर संदेश को देने में हम सफल हो गए तो हमें मानेंगे कि हमने पर्यावरण दिवस, जिसका नाम विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए. ये दो तस्वीरें हैं, एक 1882 की, एक 2008 की, केदारनाथ की है. और केदारनाथ में 2013 में जो हुआ, अंतर आप दोनों में देखिए क्या है कि पहले सिर्फ मंदिर था, अब मंदिर का खाली आपको गुम्बद ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है और बाकी चारों तरफ से जो है मकान बन गए हैं, लॉज बन गए हैं और होटल्स बन गए. तो सवाल ये है कि आज पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा चिंता किसको है? मनुष्य को. और इस पर्यावरण को दूषित सबसे ज्यादा किसने किया है? मनुष्य ने किया है. ठीक है. मैं ज्यादा लंबी चौड़े विज्ञान पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे इस स्लाइड को मैं अक्सर दिखाता हूँ. तो होता क्या है, मैंने कहा कि मनुष्य जो है वो, यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे सरस्वती रिवर लिखा हुआ है और इधर से मंदाकिनी रिवर है, बीच में एक दीवार दिख रही है आपको, रिटर्निंग वॉल. ये रिटर्निंग वॉल लोगों ने इसलिए रखी कि जो सरस्वती नदी थी वो मंदिर के ऊपर की तरफ से बह करके और नीचे वहां पे मिलती थी मंदाकिनी से. लेकिन लोगों ने सोचा कि हम इस जमीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल संगम ऊपर बना दिया. ठीक है. नेक्स्ट. अब 2013 में क्या हुआ? 2013 में ये हुआ कि मंदाकिनी के ऊपर से जा रही है, उधर आप सरस्वती को देखिए, उसने अपना जो पुराना उसका कोर्स था उसको ऑक्युपाई कर लिया. नदी जो है कभी भी इंक्रोचमेंट हमारे वाले क्षेत्र में नहीं करती है. नदी का जो रास्ता है, नदी उसको ऑक्युपाई करती है. हम मनुष्य हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं नदी के रास्तों पर, उससे नुकसान हमको होता है. नेक्स्ट. ये वो झील है जिसको कि चोराबाड़ी लेक कहा जाता है और उस समय बड़ा 2013 में जब डिजास्टर हुआ तो सबने कहा कि साहब चोराबाड़ी लेक फट गई और फटने के बाद जो है इतना बड़ा फ्लड आ गया. सच्चाई ये नहीं थी. जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चोराबाड़ी लेक है, उसमें आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक रेत के ढेर है. जिस दिन चोराबाड़ी लेक फटी उसमें 1 मीटर पानी था.
और इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का जो डाटा शुरू में हमारे पास आया वो आया 400 मीटर बाय 200 मीटर बाय 20 मीटर। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तब लगता है कि वास्तव में जो इससे डिजास्टर हुआ होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट, ये मेरे स्टूडेंट है अभी साइंटिस्ट बढ़िया में, मेरे साथ के स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सारे रेत भरा हुआ है उस लेक में। नेक्स्ट, और अभी जो है एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई जो हमारे केदारनाथ का जो, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि करोड़ों रुपए खर्च करके, 1000 रुपए खर्च करके जो वॉल बनाई गई है, इससे भी जो है कुछ होने वाला नहीं है। दोबारा डिजास्टर आएगा तो 2 मिनट में ताश के पत्तों वगैरह ढह जाएगी। तो हमारी जो प्लानिंग है, नेक्स्ट, ये उस समय के जो 13 में डिजास्टर हुआ उसके मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। अब ये हमारा कैंपस है और इस कैंपस में जो सबसे ऊपर किनारे की फोटो लगी हुई है, ये खाली जगह थी हमारे पास, जहाँ पे जीवीके कंपनी ने क्या किया, ये मटेरियल मत अपना डालना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ 2013 में, नेक्स्ट, ये स्थिति देखिए आप, हमारा जो कैंपस था वो टूट गया। और ये फोटोग्राफ थोड़ा पहले का है, अब तो उसमें आपको स्टेडियम पूरा दिखाई दे रही है, उसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है। अब तो स्थिति और भी खराब हो गई है। नेक्स्ट, ये भी उसी समय का एक फोटो है जब हमारा सारा ये टूट गया था। और आप देख रहे हैं इसमें ब्रिज बना नहीं था, ये ब्रिज भी जो बनाया था वो टूट गया था। नेक्स्ट, अब उसके बाद ऋषि गंगा में फ्लड आता है और ऋषि गंगा की तस्वीरें हैं 7 फरवरी 2021 की। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा कि आज इस पर्यावरण दिवस पे ऑर्गेनाइजर भी मनुष्य है और उसको नुकसान पहुंचाने वाला भी मनुष्य है। मैंने उत्तराखंड गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा करीब 3 महीने पहले, जब जंगल में आग लगनी शुरू हुई। तो मैंने उनको लिखा कि उत्तराखंड में कम से कम जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी जानकारी है, उत्तराखंड में जो है नेचुरल फॉरेस्ट फायर नहीं। यहाँ पे लोग आग इसलिए लगाते हैं कि उनकी उदाहरणा है कि फिर घास बहुत अच्छी हुई और उससे कितना बड़ा नुकसान करते हैं। आप तो देखिए जो नीचे वाली तस्वीर, ये उत्तरकाशी से हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर हेमंत ध्यानी, जिन्होंने की जीएनयू से एमएससी पीएचडी किया फिजिक्स में और एक आश्रम में रह करके पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। उनसे मैंने फोटोग्राफ की। आप देख रहे हैं जितना भी वाइल्ड लाइफ है, ये मरे हुए जानवर है। सबसे नीचे वाली फोटो में आप देख रहे हैं ये जो फॉरेस्ट फायर है, ये कितना नुकसान पहुंचाती है हमको। आप जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अगर इस मैसेज को लेके जाएं, गांव में लोगों को बताएं कि इससे हम कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। ब्लैक कार्बन का आपने नाम सुना होगा। ब्लैक कार्बन को सबसे ज्यादा फैलाती है फॉरेस्ट फायर। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा पानी का स्रोत है, जंगल नहीं रहेंगे। आज पर्यावरण दिवस पे सबसे पहला काम नेगी साहब ने क्या करवाया, सब पेड़ लगाने जा रहे थे। तो खाली हम एक दिवस को ये मान के कि आज पर्यावरण दिवस हम पेड़ लगाएं, अगर इससे थोड़ा आगे जाकर के सोचें, लोगों को बताएं। अब सरकार क्या करती है, मैं आपसे कह रहा था 3 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा और मैंने उसमें ये लिखा था कि उत्तराखंड में लोगों को इस बारे में जागृत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जंगल की आग से क्या नुकसान होता है। आज गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी चलाती है, पूरा पेज का विज्ञापन आपको दिखता है, अमर उजाला में भी, दैनिक जागरण में भी, हिंदुस्तान में भी, सब में। लेकिन आज तक क्या फॉरेस्ट फायर को रोका जाना चाहिए, इससे क्या नुकसान होंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। कोई भी प्राणी हो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। जब लोगों को आप ये बताएंगे कि आप आने वाले संतान का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। आज ग्लेशियर रिसीड हो रही है, सारे लोग चिंतित है कि साहब ग्लेशियर पिघल जाएंगे, कहां से पानी आएगा। लेकिन इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, मनुष्य। आज हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, इस चिंता करने के लिए हमको बाध्य किसने किया, मानव ने किया। नेक्स्ट, ये फॉरेस्ट फायर के कुछ हुआ है। नेक्स्ट, और देखिए ये जिसको हम काकड़ बोलते हैं, बार्किंग डियर, वो कितनी बुरी तरह से
झुलस गया है और हेमंत ध्यानी ने उसको अपनी गोद में पकड़ा हुआ दिखा रहा है। ये सारी पिक्चर जो है उत्तरकाशी रेंज में जब फॉरेस्ट फायर हुआ था 2021 में, ये तब की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट। अब इन जंगल के धीरे धीरे नष्ट होने से जो प्रभाव पड़ता है, हमने रिसेंट स्टडी करी थी और उसमें उत्तराखंड में आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का है, उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता 55 लीटर पानी है। और इस ग्राफ में आप देखिए जो ऊपर वर्टिकल ऐसा लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है। आज भी हमारे गांव में जो वाटर सोर्सेज हैं, कितना पैदल जाना पड़ता है, वो नीचे वाला ग्राफ दिखा रहा है। और प्रति व्यक्ति जो 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, उसमें कितनी कमी है, ये उत्तराखंड की रिसेंट स्टडी है। ये कहीं से लिया हुआ डाटा नहीं है, ये हम लोगों ने अभी काम किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट और नेक्स्ट शायद एंड होगा। तो मैं ज्यादा बात आपसे मैंने कहा था कि बहुत सूक्ष्म में बोलूंगा, लेकिन एक संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि पर्यावरण दिवस को खाली हम यहाँ पे आकर के थोड़ा बहुत स्लाइड प्रेजेंटेशन करके इतने में ही इतनी सीरीज में समझें। हमारा ये फर्ज है, हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, हम समाज के एक अंग हैं। और अगर हम लोगों को ये बता पाए कि पर्यावरण का नुकसान किन किन चीजों से होता है, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और उसके साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कार। Thank you so much, sir. It was a lucid and captivating session. The participants here would have been glad to join the session as they must have got aware about the environment concerned events like Kedarnath Tragedy 2013, Gyan Ganga disaster, and the most captivating one was the forest fires of Uttarakhand as well as the water crisis. Thank you again. Now I request Professor B.P. Nathani sir, Faculty of Department of Geography, to kindly come here and address a vote of thanks, please. थैंक यू नेहा। आज इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर D.R. पुरोहित साहब, जो आपने यहाँ के संस्कृति और इकोलॉजी के बारे में जो आपने जानकारी दी है, मैं तो बड़ा गदगद हो गया सर। आपने, क्योंकि मैंने आपका जो है इस प्रकार का लेक्चर पहली बार सुना है और इसके लिए आपको साधुवाद। आप जैसे व्यक्ति जो है, जो ध्वजवाहक हैं इस संस्कृति के, इसको बचाने में जो है आपका बड़ा योगदान रहा है। निश्चित तौर से जो है हमारा विश्वविद्यालय आपको हमेशा याद करेगा। निश्चित तौर से आपके विचारों से जो है हमारे छात्र निश्चित तौर से जो है लाभान्वित होंगे। उनको जो है इस बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपने उपलब्ध कराई। इसी परिप्रेक्ष्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रोफेसर मैकुरी साहब हैं, जो पर्यावरण विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। आपका हिमालय क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा अच्छे कार्य हैं आपने हिमालय के क्लाइमेटिक चेंज पे जो है बहुत सारे क्या कहते हैं पब्लिकेशन किया है। तो सर आपका जो आज का जो वक्तव्य था, जो आपने यहाँ पे बच्चों को जानकारी दी है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर से जो है हमारे बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में जो जियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर Y.P. सुंदराल साहब, आपने जो है केदारनाथ ट्रेजेडी के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं कि कैसे जो है वहाँ पे इस प्रकार की जो आपदा वहाँ पे हुई है, उसका बचाव क्या है, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आपने जानकारी दी। हमारे छात्रों ने जो है इसके बारे में, क्योंकि पहले बार इस प्रकार के फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों ने, तो निश्चित तौर से आपको इस आपदा के बारे में जो है इसकी जानकारी आपको मिली है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
हमारे जो DSW साहब हैं, प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी जी, आपके द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय समय पर जो है हमारे नेगी साहब हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, और विभाग में जो है अभी सुबह आपने जो है जो क्या कहते हैं वृक्षारोपण कार्य किया है, आपके निर्देशन में जो संपन्न हुआ। हाँ, इसके लिए सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस बीच में जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे प्रोफेसर SC बागड़ी साहब, जो कि हमारे इस विश्वविद्यालय में पर्यटन विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं, डीन रहे हैं, आपका भी जो है सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पे जो है हमारे छात्रों के बीच में आकर के जो है उनको बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे बीच में जो ऑनलाइन जुड़े हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में जो है विश्वविद्यालय में हर समय इस प्रकार के प्रोग्राम संपन्न होते हैं, तो आपको भी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ADSW प्रोफेसर RS पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बैठे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया है। और हमारे बीच में जो हमारे शोध छात्र हैं, हमारे NSS के छात्र, NCC के छात्र, BBEd के छात्र, जो भी छात्र हैं, सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। आपने जो है इस प्रोग्राम को संपन्न करने में जो है अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पर्यावरण दिवस है, क्योंकि पर्यावरण दिवस 1972 में जो है स्कॉटलैंड में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और आज 50वें वर्षगांठ जो है इस पर्यावरण दिवस की मनाई जा रही है, और जिसका मेजबान जो है आज स्वीडन ही कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो है इसका मेजबान जो है स्वीडन कर रहा है। तो निश्चित तौर से आज जो इसका सिर्फ एक जो उद्देश्य है कि पृथ्वी की सुरक्षा कैसी की जाए, क्योंकि पृथ्वी जो है अर्थ एज ए होम ऑफ मैन, कि पृथ्वी जो है मानव का निवास स्थान है, और मानव कैसे जो है इस पृथ्वी की सुरक्षा कैसे करता है, क्योंकि दिन पर दिन जो है मानव के हस्तक्षेप से जो है यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। भले सुविधाओं के अतिरिक्त जो है कठिनाइयां बहुत जो है निरंतर अपना रूप विकराल धारण करती जा रही है। इसके निवारण के लिए जो है निश्चित तौर से हम लोगों ने आपने जो है एक संकल्प लेना है कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, इसके संवर्धन के लिए जो है हमको क्या प्रयास करने चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर सुंदरलाल साहब ने कहा है कि इस प्रकार के क्या कहते हैं हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम के आधार पर हम एक संकल्प लेकर के, एक मैसेज देकर के समाज में और विद्यार्थियों के बीच और हम जैसे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं इस प्रकार के प्रोग्राम जो कराते हैं, निश्चित तौर से एक संकल्प लेके जाएंगे कि इस पृथ्वी के विकास को, पृथ्वी के विनाश को कैसे रोका जाए। इसी के उसमें जो है मैं अंत में जो है सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालित हो रहा है, और हम 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ पर एक साइकिल प्रतियोगिता हुई थी, और जिसमें हमारे पास जिसको संपन्न कराने में प्रोफेसर BP नेथानी, प्रोफेसर राजपाल नेगी, प्रोफेसर दीपक राणा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह कंडारी, डॉक्टर हीरालाल यादव, डॉक्टर घनश्याम ठाकुर, डॉक्टर आशा, डॉक्टर विधु, डॉक्टर गुरदीप, इन लोगों का उसमें महत्वपूर्ण रोल था। और इसमें हमारे 3 छात्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। उसी तरह से हमारा कल एक ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंपटीशन था, और जिसको संपन्न कराने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर धन सिंह बिष्ट जी, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं,
उनके निर्देशन में ये कार्य संपन्न हुआ है। और प्रमिला कुमार और स्वाति बिष्ट ये 2 शोध छात्राएं थी, तो इन्होंने इस कार्य को संपन्न करवाया। बहुत अच्छा उसमें लगभग हमारे पास वहाँ जो हॉल था तो वो लगभग भरा था, 44 हमारे पास वहाँ पर एंट्री थी और सुबह से ये कार्यक्रम वहाँ पर कल संचालित किया जा रहा था। आज भी ये कार्यक्रम लगातार सुबह से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें कि छात्रों ने बहुत ही, हमारे एनएसएस के, एनसीसी के जो छात्र थे, वॉलंटियर्स थे, इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया और केवल प्लांटेशन ही नहीं किया बल्कि परिसर में जो पॉलीथीन था, कूड़ा करकट था, उसको भी कई थैलों में इकट्ठा किया और फिर उसको जलाया। तो ये, और इसके साथ साथ कुछ कंपटीशन के कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर स्थान की कमी थी, तो स्थान की कमी की वजह से भूगोल विभाग का जो सेमिनार हॉल है, कुछ कार्यक्रम वहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर क्विज का है और इस तरह के अन्य भी कुछ जो पर्यावरण से संबंधित जो डिबेट है या गीत है, वो वहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत, अभी भी वहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो डॉक्टर राजेश भट्ट और इत्यादि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, उस कार्यक्रम को वहाँ पर संपन्न करवा रहे हैं। तो आज जैसे ये कार्यक्रम यहाँ पर था, जैसे कि प्रोफेसर बीपी नेथानी ने सभी का आभार व्यक्त किया है, मैं पुनः हमारे जो बहुत ही रिनाउंड जो हमारे पास यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित थे, निश्चित रूप से प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित, प्रोफेसर मैकुरी साहब, प्रोफेसर सुंदरलाल जी, प्रोफेसर हमारे बागड़ी जी, जिनका के बहुत ही अच्छा संबोधन यहाँ पर रहा, बहुत ही प्रासंगिक आज के दिवस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन था। इसके साथ ही प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटाल मैम जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है और उन्होंने भी इस अवसर पर अपना समय हमको दिया। इसके साथ साथ हमारे पास जो लगातार इस कार्य को संपन्न करवा रहे हैं, यहाँ पर लोकेश अधिकारी जो इसको टेक्निकल टीम को लीड कर रहे हैं, मैं वो, और उनके साथ जो हमारे दूसरे जो लोकेश और सूरज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो उन लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करवाया। हमारे मासकॉम के बच्चे यहाँ पर हैं और जो लगातार ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सारा इन्हीं के द्वारा, राजेंद्र नेगी और अरुणा, और इसके साथ साथ कुमारी ज्योति, ऋतुराज, आशा और राधा राणा, ये लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं। केवल इसी को कवरेज नहीं, जब भी हमको इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इनके हम मदद देते हैं और ये लगातार इस तरह के कार्यक्रम, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इनको समय समय पर ये हमको सहायता करते हैं। यहाँ पर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के बच्चे भी हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने कल इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया, आज भी वो लगातार हमारे बीच है। मैं इस कार्यक्रम में उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन हमारी शोध छात्रा नेहा चौहान ये कर रही थी और इसके साथ साथ हमारे DSW बोर्ड के जो कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम की जो हम चाबी कह सकते हैं, नरेंद्र रोथान, ये सब कुछ इन्हीं के जिम्मे होता है। तो नरेंद्र रोथान और प्रशांत भट्ट, ये 2 लोग लगातार यहाँ पर हैं। और 2 हमारे NSS के, NCC के 2 बच्चे मेरे सामने दिख रहे हैं। तो बहुत, जब भी मैं कुछ याद करता हूँ तो इन दोनों को याद करता हूँ और ये किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं किसी भी तरह से। और इनके साथ साथ जितने भी और वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार बस उनको केवल एक संदेश देना और वो सब हाजिर हो जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में। हमने जो भी कार्यक्रम संपन्न किए वो बिल्कुल तत्परता से इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मैं गेस्ट हाउस में जो जिन्होंने भी हमको यहाँ पर ये गेस्ट हाउस मुहैया करवाया और लगातार कुंवर साहब और ये जो भी उनके साथी हैं वो लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। इसके साथ साथ वरुण और इत्यादि जो हमारे फैकल्टी मेंबर है, वो लगातार हमको सहयोग करते रहे हैं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर डॉक्टर S.S. सुरेंद्र बिष्ट जो NCC के हमारे अधिकारी भी है, स्पोर्ट्स के डायरेक्टर भी है, और वो लगातार जिनका हमको सहयोग मिलता रहा है। तो मैं कई लोग इस कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो सकता है। तो मेरा आपको यही निवेदन है कि हम हर साल
पर्यावरण दिवस और हिमालय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और केवल दिवस को सेलिब्रेट करना नहीं, ये तो केवल आज प्रतिज्ञा लेने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है कि हम इन साल भर में अपने इस पर्यावरण को बचाने में हम क्या कर सकते हैं, ये आज संकल्प लेने का दिन है। तो हमको ये आज संकल्प लेना। हम हर बार, आज हमने जो विद्यार्थियों ने पिछली बार प्लांटेशन के, हमने कहा तुम्हारा पौधा कितना बड़ा हुआ है, क्या है वो, जीवित है नहीं है, ये आज तुम्हारी परफॉर्मेंस हम ये देखेंगे कि उसकी स्थिति है क्या। तो ये, और हम चाहेंगे कि जो आज विद्यार्थियों ने जो प्लांटेशन किया, आप भले यहाँ कैंपस में हो, कैंपस से दूर हो, कभी बीच में जरूर देखेंगे मैंने ये पेड़ लगाया था, इसकी क्या स्थिति है ये जीवित नहीं है, किस स्थिति में है। तो तब जाकर के हम कुछ समझेंगे कि हमारा पर्यावरण बचाने में हमारा कुछ योगदान है। और जो हमने ये कूड़ा करकट और पॉलिथीन का जिस तरह से हम उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायी है। और इसके लिए हमको संकल्प लेना होगा। कई विद्यार्थी हमारे एनएसएस के, एनसीसी के इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो हम सभी से अनुरोध है कि इस मुहिम को आगे चलाएं। अब मैं यहाँ पर हमारे, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा पहला 3 जुलाई को जो साइकिल कंपटीशन हुआ था, उसमें कुछ छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे। कुछ छात्रों से संपर्क नहीं हो पाया, जिनसे संपर्क करना चाहते तो, क्योंकि आज यूपीएससी का एग्जाम है, तो उनके जो टीचर हैं वो सब ड्यूटी पे हैं, और जो छात्र जिनसे संपर्क करना चाह रहे हैं उनके मोबाइल स्विच ऑफ है। तो कोशिश करने के बावजूद भी हम संपर्क नहीं करते, तो उनका हम ये पहुंचा देंगे अगर उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं होगी। फिर भी यहाँ पर मैं, अदिति मौर्य है, अदिति मौर्य, हाँ, तो ये साइकिलिंग जो प्रतियोगिता 3 जून को हुई थी, तो इसमें इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया था। तो अदिति मौर्य आए। और मैं प्रोफेसर यहाँ पर हमारे सुंदराल साहब है, मैं सुंदराल साहब से अनुरोध करूंगा कि ये इस छात्रा को ये मूवमेंट को भेंट करें। ये हमारे बीपीएड की छात्रा है, बीपीएड की। दूसरा मनोज भारती, ये भी बीपीएड के छात्र हैं। मैं प्रोफेसर मैकुरी साहब से अनुरोध करूंगा कि उसको, मनोज भारती जो ये द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है इस प्रतियोगिता में, बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि साइकिलिंग प्रतियोगिता तो हुई, पर साइकिल मिलने बहुत मुश्किल हो रही थी, है ना। तो इन्होंने ये भी एक बड़ा एक मुहिम थी। तीसरा नेक्स्ट है हिमांशु आनंद। हिमांशु आनंद ने, हाँ, ये हमारे एमपीएड के छात्र हैं एमपीएड के, और इन्होंने उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं प्रोफेसर फिरोज साहब से अनुरोध करूंगा कि इसको इस मोमेंट दे करके इनको सम्मानित करें। ये हमारे पीयूष चौधरी एमए सेकंड ड्राइंग, हाँ, मैं प्रोफेसर बीपी नेथानी। ये जो कल ड्राइंग और पेंटिंग का जो कंपटीशन हुआ था, उसमें इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये चौधरी एमए सेकंड सेम ड्राइंग की छात्रा है। आकृति यादव है, आकृति यादव और वरुण पांडे, इधर आ जाओ बेटे, तुम ही आ जाओ। अच्छा नहीं, आकृति यादव और वरुण पांडे, तो ये बीटेक के छात्र हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे, ये तो आप आइए, सूरज, ये आकृति यादव बीटेक आईटी 4th सेमेस्टर, हाँ। तो ये इनको मैं प्रोफेसर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आकृति यादव का जो ये मोमेंट है, ये सूरज, क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। कोई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आया हो यहाँ पे? नहीं है। तो हाँ,
और एक वरुण पांडे है, वरुण पांडे, ये भी बीटेक 4th सेमेस्टर है और ये इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वरुण पांडे को ये पुरस्कार मैं ये प्रोफेसर हमारे डियर पुरोहित साहब, तो मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि संबंधित जो छात्र है उन तक ये पुरस्कार भिजवाने की कृपा करेंगे। भाई ये अब तक का यही मुख्य कार्यक्रम था और सब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, तो सब लोग अपना जैसे नीचे जाएंगे अपना अपना रिफ्रेशमेंट लेते हुए जाएंगे। रिफ्रेशमेंट लेते हुए जहाँ पर फिर कोशिश ये करेंगे कि जो भी उसका वो होगा रैपर वगैरह उसको प्रॉपर वो नहीं कि फिर हमने आज साफ सफाई की और फिर रास्ते में फिर वो, और कोशिश करेंगे कि एक बस तो आई हमारी, तो पुल के पास बस आ जाएगी। कुछ पैदल चलने में कुछ अगर जो पैदल सुबह चले वो गाड़ी का यूज करें, जो सुबह वैसे आए तो इस तरह से कुछ मैनेज कर लें आपस में कितने संभव हो सकता है। तो बहुत मैं यहाँ पर प्रोफेसर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि डीआर पुरोहित जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करने की का कष्ट करें। प्रोफेसर बीपी नेथानी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रोफेसर आर के मैकुरी जी को और मैं प्रोफेसर सुंदरलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह लेने के लिए यहाँ पर आए। मैं उनको ये स्मृति चिन्ह भेंट करूंगा। यदि इस कार्यक्रम में किसी कोई छूट गया हो या किसी तरह का कोई इस तरह का तो हम क्षमा चाहते हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बढ़ाने में बड़ा सहयोग किया है। तो मेरा नाम बता दो अपना, इधर आ जाओ इधर। अच्छा आशुतोष, और एक दूसरा इनका इसका नाम क्या है? रविंद्र नेगिल, आशुतोष नेगिल। तो ये इसको जो बच्चे हैं इनको जो हमारा जलपान है इसको वितरण करने में सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ मैं सबका पुनः एक बार गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण बोर्ड सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की है, तो इसके लिए मैं आपका पुनः दिल से धन्यवाद।